बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में आपको मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त के बारे में यानी पब्लिक फाइनेंस के बारे में जानना होता है। ठीक है, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपको जानना होता है। बेसिकली जब आप इकोनॉमिक्स के चौथे सेमेस्टर में होते हैं तो आपको मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त पढ़ना होता है। तो यहाँ से एक प्रकार से जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, खास करके जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को एक प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ताकि जो जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव मतलब जिनकी परीक्षा लिखित होती है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होती है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और लिखित के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से जो है प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भैया ग्रेसम के नियम से आप क्या समझते हैं? ग्रेसम एक अर्थशास्त्री है, बड़े ज़बरदस्त विद्वान है। ग्रेसम का नियम क्या है भाई? प्रश्न आ सकता है, ग्रेसम के नियम से आप क्या समझते हैं? सॉरी, वर्ष 1589 ईस्वी में क्या हुआ कि एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड की महारानी हैं, तो एलिजाबेथ प्रथम ने राज्य संभाला जब वहाँ का, तो उनके वित्तीय सलाहकार के रूप में सर टॉमस ग्रेसम जो है इनके वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। यानी कि ग्रेसम महोदय जो हैं ये 1589 के आसपास एलिजाबेथ प्रथम जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनके क्या थे? उनके ये वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में व्यापार और उद्योग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी, यानी कि स्थिति ठीक नहीं थी व्यापार की और उद्योगों की। मौद्रिक प्रणाली में कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलित हो गई थी, जिनमें कई धीरे धीरे घिस चुकी थी मुद्रा प्रणाली जो थी। अतः आर्थिक गतिविधियों के सुधार के क्रम में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की अगर बात की जाए तो उन्होंने नए सिक्के जारी किए। ठीक है, और ये सलाह कौन देता था? ये सलाह देते थे कौन भाई साहब? सर टॉमस ग्रेसम। देखते ही देखते क्या हुआ कि नए सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जब इन्होंने सिक्के चलाए तो नए सिक्के चलन से बाहर हो गए और पुराने सिक्के ही मतलब आर्थिक गतिविधियों में प्रचलित में रहे। जो नए सिक्के इन्होंने चलवाए वो उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं आ पाए। ऐसी स्थिति पर क्या हुआ, महारानी को बड़ा विस्मय हुआ और अपने आर्थिक सलाहकार ग्रेसम से इसका कारण पूछा कि महोदय ग्रेसम जी आप ये बताएं। एलिजाबेथ ने पूछा कि काहे नहीं नौका सिक्का चलत, पुरनके कुल खरीदत है, पुरनके सिक्का दे दे, का बात थी? कौनियस बात होगी कि जैसे एक प्रकार से लोग नए सिक्कों को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ग्रेसम से जब इसका कारण पूछा तब ग्रेसम महोदय ने इसका अध्ययन किया और इसका कारण ये बताया। ग्रेसम ने कहा कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं चलती हैं, एक घटिया मुद्रा है और एक बढ़िया मुद्रा है। किसी भी देश में दो प्रकार की अगर मुद्राएं चलेंगी, घटिया और बढ़िया, तो दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में होंगी तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। यानी जो घटिया मुद्राएं होती हैं वो एक प्रकार से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और जो एक प्रकार से बढ़िया मुद्राएं होंगी वो एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। यानी कि बढ़िया मुद्राओं को घटिया मुद्राएं जो होंगी वो चलन से बाहर कर देंगी, ग्रेसम महोदय ने कहा। इसे ही ग्रेसम का नियम कहा जाता है। यानी कि जब किसी देश में क्या हो भैया, दो मुद्रा चले, एक घटिया मुद्रा हो एक बढ़िया, यानी कि एक बढ़िया मुद्रा का मतलब जिसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करके बहुत नियम कायदे से बनाई गई हो, ठीक है, एक सिस्टमेटिकल वे में, और एक ऐसे छाप दी गई हो, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, जैसे कि ये काम पहले किसने किया था? याद करिए, मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश का एक प्रकार शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको पागल और सन की तानाशाह भी कहा जाता है। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आजकल की जो मुद्रा है वो कैसी मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा ही है। तो वो अपने समय से लगभग 400-500 वर्ष जो है पहले की सोचता था। ठीक है, मतलब जैसे बाद की सोचता था। जैसे कि मान लेते हैं आज कोई चीज़ होनी हो तो उससे पहले मतलब कि आज के 500 साल पहले जो चीज़ें होंगी वो उसी समय प्रयोग कर रहा था। जैसे कि वर्तमान समय में हम लोग किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? मुद्रा प्रणाली में हम लोग सांकेतिक मुद्रा, यानी कि एक कागज़ पर हम एक प्रकार से भारतीय सरकार का सिग्नेचर और पूरा ब्यौरा दिया होता है वो सब, और उसमें लिखा होता है मैं धारक को फला इतने रुपये देने का वचन देता हूँ। तो बस उसको हम मान लेते हैं कि भाई हाँ ये 100 रुपये का नोट है। अब क्या 100 रुपये का नोट जो है वो 100 रुपये के बराबर है? वास्तव में बिल्कुल नहीं है।
यानी वह मुद्रा केवल सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है। ऐसी मुद्रा या पत्र मुद्रा या पत्रमान मुद्रा, इस तरीके की मुद्राएं होती हैं। मतलब कि इसका ये है कि भाई वह मुद्रा केवल एक प्रकार से जब तक एक जैसे पुरानी नोटें जब मोदी जी ने बंद करी तो क्या हुआ, वो सब नोटें एकदम से कागज़ के टुकड़ों की भांति हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। जबकि उससे पहले उन्हीं नोटों के लिए एक प्रकार से लोग झगड़ा लड़ाई करते थे कि भाई ये पैसा पैसा, ठीक है, ये चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये चीज़ें। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सोने और चांदी के सिक्के उस समय चला करते थे, तो उसने सोचा कि सोने चांदी की कीमत जो है सिक्कों में क्यों, एक प्रकार से सोने चांदी जो धातुएं हैं वो थोड़ी सी महंगी मिलती थी, तो उनके सिक्के क्यों चलाए जाएं। उन्हीं सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के के मतलब कि उसी के वज़न के बराबर उसने क्या चलवा दिया, सोने और चांदी के सिक्के के साथ ही में उसने तांबे और जो है इसके जीतल के सिक्के, मतलब चांदी और इसके सिक्के मतलब चलवा दिए, तांबे के और इसके क्या बोलते हैं, और एक आध दो धातु थी उसके सिक्के चलवा दिए, ठीक है। जब तांबे का सिक्का उसने चलवाया सोने चांदी के प्रतीक मुद्रा के रूप में, तो वो उसकी योजना विफल हो जाती है और अपने घर ही बैठ करके लोग मुद्रा छापने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से मुद्रा एक प्रकार से बाहुल्य एरिया हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाती है। और जब मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में होगी तो कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, क्यों, चूँकि उसके पास मुद्रा ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, मुद्रा सबके पास बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक बात समझिएगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ती है, अगर आप लोगों ने नहीं जानते तो जान लीजिए। जब मुद्रा व्यक्तियों के पास में होती, पैसा जेब में होता, तभी खर्च करने का मन करता है। जब आपके जेब में 2-3-4 लाख रुपए होगा तभी आप सोचोगे कि भाई हम एक मोटरसाइकिलों ले ली, घरों बनवाए ली, या फिर एक प्रकार से बिटिया ब्याह कर ली, तब दिमाग में आएगा। उससे पहले नहीं आता है, क्योंकि शादी तो बिटिया करनी ही करनी है। लेकिन शादी में और धूम धड़ीकिस करेंगे, गोला चंद्रमा के ऊपर दागेंगे, ठीक है, शहनाई बजेगी, खूब बढ़िया डीजे बजाएंगे 15,000 रुपये वाला, जिसमें रोड लाइट लगी हो, ठीक है, घोड़ा उड़ा लग बंधवाएंगे ब्याहे में। तो ये सब एक प्रकार से कब करेंगे, जब आपके पास पैसा होगा, और जब पैसा वही नहीं होगा तो बस इसे किसी तरीके से निपटाएंगे, ठीक है। जो पैसे वाले व्यक्ति जो होते हैं शादियों को क्या करते हैं, पैसे वाले व्यक्ति शादियों को सेलिब्रेट करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो शादियों को क्या करते हैं, वो शादियों को निपटाते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, जब घटिया मुद्रा एक प्रकार से और बढ़िया मुद्रा दोनों मार्केट में आएंगी तो घटिया मुद्रा जो होगी वो चलन से बाहर कर देगी बढ़िया मुद्रा को। यही है भैया ग्रेसम का नियम, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ग्रेसम का नियम जो है, ग्रेसम के नियम की अगर बात की जाए तो यह एक धातु प्रणाली, द्विधातु प्रणाली और पत्र मुद्रा, यानी कि एक धातु के सिक्का, दो धातुओं के सिक्के और पत्र मुद्रा, यानी कि एक प्रकार जैसे जो नोट वगैरह चलती वो, और सिक्का, सभी प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है ग्रेसम का नियम। ग्रेसम के नियम के कुछ अपवाद भी रहे हैं, कुछ कमियां रही हैं। पहली बात ये कि जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है, मुद्रा की मांग ज़्यादा है, ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति उससे अधिक, मतलब मुद्रा की मांग जो है वो एक प्रकार से कम है, या मुद्रा की मांग जितनी है उससे ज़्यादा मुद्रा की पूर्ति कर दी जाएगी, तो एक प्रकार से चीज़ें उत्पन्न होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब हीन मुद्रा बहुत ही बराबर स्तर की होती है, यानी जब कोई घटिया मुद्रा बराबर स्तर की हुई, घटिया मुद्रा और बढ़िया मुद्रा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा और प्रमाणिक मुद्रा के नियमों में परिवर्तन अगर होगा तो भी दिक्कत होगी। प्रमाणिक और सांकेतिक मुद्रा यही मतलब कि एक कागज़ के टुकड़े पर साइन और मोहर लग गया तो प्रमाणिक मुद्रा वही हो गई और सांकेतिक मुद्रा भी हो गई कि भाई 100 रुपये के बराबर ये आज से कागज़ का नोट हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि जनता की अज्ञानता भी नए मुद्राओं को प्रचलन से बाहर नहीं करती है। तो जनता की अज्ञानता भी नए मुद्राओं को प्रचलन से बाहर नहीं करती है। कुल मिलाकर के ग्रेसम के नियम के ये अपवाद है, ये 4 अपवाद ग्रेसम के नियम के हैं, जो कि एक प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने मिलकर के दिए। कहा कि ऐसा जैसा ग्रेसम ने बताया ऐसा एक प्रकार से उतना ज़्यादा सही नहीं जितना इन्होंने बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, बैंक की स्थिति विवरण से आप क्या समझते हैं। तो बैंक की स्थिति विवरण, जिसको आप बैलेंस शीट कहते हैं, एक निश्चित अवधि, यानी एक निश्चित अवधि एक फिक्स समय में क्या होता है, जैसे 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 महीने में, तो एक निश्चित अवधि का हिसाब किताब होता है बैंक का स्थिति विवरण। यानी एक बैंक में 1 साल में क्या लेखा जोखा है, क्या आय, क्या व्यय, क्या पूरा ब्यौरा जो है वो एक प्रकार से यही होता है हिसाब किताब, वही होता है बैंक का स्थिति विवरण, ठीक है। जिसमें बैंक की संपूर्ण लेनदारी और देनदारी का विस्तृत विवरण होता है।
बैंक की यह निश्चित अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है। भारत में पहले इस चिट्ठे का प्रकाशन 31 दिसंबर को होता था। अब इसका प्रकाशन 31 मार्च को होता है। 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल, 31 मार्च, ये सब एक प्रकार से आप देखते हैं मार्च क्लोजिंग जिसको कहते हैं, वो इसी कारण होता है। भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनी विधान, बैंकिंग कंपनी एक्ट, जो 1949 में यानी 1949 में आया था, उसके तहत भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष नियमावली का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत सभी बैंक अपनी स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट का प्रकाशन करेंगे। यानी 1 साल में उनका एक प्रकार से कितना विवरण है, लेनदारी और देनदारी का विस्तृत विवरण कितना है, वो एक प्रकार से एक प्रारूप में एक प्रकार से एक रजिस्टर या एक प्रकार से चीज़ों में, मतलब कि जो एक प्रकार से एक लेखा जोखा तैयार करके देंगे कि कितना लेनदारी कितना देनदारी है। भारत सरकार ने दोबारा से 18 जनवरी 1991 को बैंकों की स्थिति विवरण संबंधी प्रारूप को संशोधित संशोधित करके प्रस्तुत करने को किया, जिसके अंतर्गत बैंक स्थिति विवरण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें लगातार परिवर्तन भारतीय सरकार ने भी किया है। बैंकों की लेनदारी, जिसको आप लायबिलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज़, तो बैंकों की जो लायबिलिटीज़ होती हैं यानी देनदारी या दायित्व, वह धनराशि होती है जो किसी जिम्मेदारी के अंतर्गत उसके पास है और भविष्य में उसे किसी संस्था या व्यक्ति को चुकता करना होगा। यानी ऐसे पैसे जो कि एक प्रकार से बैंक के पास रखे हैं, जो कि विभिन्न लोगों ने बैंक में जाकर के जमा किए हुए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लेनदारी। और देनदारी क्या होता है? लेनदारी या परिसंपत्तियाँ की बात की, एसेट बैंकों की संपत्ति है जो अन्य व्यक्तियों संस्थाओं से उसे लेना रहता है, मतलब कि जो उधार देता है। तो लेनदारी और देनदारी मतलब कि जिसको मतलब बैंक को देना रहता है लोगों को, उसको देनदारी बोलते हैं। यानी कि ऐसे पैसे जो कि जनता ने जाकर के बैंक में जमा किए हैं, या कोई ऐसी प्रतिभूति है या कोई भी चीज़ है जो जनता ने जाकर के जमा किया, उसको बोलते हैं देनदारी, क्योंकि उसको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे बैंक को बाद में जनता को देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लेनदारी होती है या परिसंपत्ति जिसको कहते हैं, इसको एसेट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये ऐसी संपत्ति होती है जो एक प्रकार से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को से उसको लेना होता है। यानी बैंकों ने जो कर्जा वगैरह दिया है वो लेनदारियों में शामिल है, क्योंकि उसको पैसा लेना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्थिति विवरण के बाईं ओर देनदारियों और दाहिनी ओर लेनदारियां प्रदर्शित की जाती है। जो बैंक का जो स्थिति विवरण होता है, जो एक प्रकार से स्थिति विवरण में क्या होता है, बाईं तरफ देनदारियां होती हैं, यानी जितने पैसे उसको एक प्रकार से लोगों को अभी देने हैं, और दाहिनी ओर लेनदारियां होती है जितने पैसे उसको जनता से लेने हैं। तो ये दोनों का विवरण एक प्रकार से दिया होता है। ये होती है एक प्रकार से आपकी देनदारियां और लेनदारियां का एक प्रकार से जो एक प्रकार से नियम है, खास करके स्थिति विवरण। ठीक है, सबसे पहली बात, देनदारियां देताओं में यानी लायबिलिटीज़ में कोई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पहली बात पूंजी शामिल है इसमें। पहला है पूंजी यानी कैपिटल। बैंकों की पूंजी का विवरण जो है निम्न है। पहली बात तो अधिकृत पूंजी एक होती है, जिसको आप जो है अधिकृत पूंजी को क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। बैंक कार्य शुरू करने से पहले इस पूंजी की घोषणा करते हैं और इसी पूंजी के आधार पर अपने अंग का निर्गमन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने काम को। ये होती है अधिकृत पूंजी। दूसरी होती है निर्गमित पूंजी, यानी इसको आप जो है इश्यूज्ड कैपिटल बोलते हैं। अधिकृत पूंजी वह भाग होता है जो शेयर के रूप में जनता हेतु जारी किया जाता है, उसको निर्गमित पूंजी कहते हैं। तीसरी पूंजी होती है स्वाकृत पूंजी। स्वाकृत पूंजी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो जनता के द्वारा शेयर के रूप में खरीदा जाता है। जैसे कि लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर के रूप में खरीदते हैं। ठीक है, तो वो होता है खरीदा जाता है, स्वीकृत पूंजी उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूंजी के कई प्रकार हैं जो कि एक प्रकार से देनदारियों में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? व्यापारिक बैंक जो कि व्यापारिक लेन देन में शामिल होते हैं और व्यापारिक मामलों में एक प्रकार से चीज़ों को एक प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जुलाई 1969 ईस्वी में देश के लगभग 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसे निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात तो ये हुआ है, जो व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य हैं उनमें आपका शाखाओं का विस्तार करना इनका काम है व्यापारिक बैंकों का। बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो है जुलाई 1969 ईस्वी में देश में कुल शाखाएं लगभग 8,321 थीं, जो जून 1993 में बढ़ करके 60,649 हो गई। ग्रामीण शाखाएं 1860 से बढ़ करके 31,656 हो गई।
पिछड़े क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाएं तीव्र गति से स्थापित हुई हैं। तो ये एक प्रकार से शाखाओं का विस्तार जो हो रहा है ये व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों में शामिल है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो जमा राशि, देखिए गांव-गांव में बैंक होते हैं काठू, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो चाहे वो शहरी बैंक हो। दूसरी बात, जमा राशि और अग्रिम में वृद्धि हुई है। व्यापारिक बैंकों की जमा राशि में भारी वृद्धि हुई है। 1980 में सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा राशि जो थी वो 34,081 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 1994 में बढ़ करके 3,10,515 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है। समस्त अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की अगर बात की जाए तो उन बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मार्च 1987 में मतलब कि 62,757 करोड़ रुपए से बढ़ करके मार्च 1994 में 1,62,842 करोड़ रुपए हो गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि व्यापारिक बैंकों की जो जमा राशि है वो लगातार एक प्रकार से बढ़ी है, उसमें वृद्धि ही हुई है। तो अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था, पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना भी बैंकों का एक प्रकार से काम होता है। ठीक है। पहली बात, सन 1986 में व्यापारिक बैंकों ने यह कार्य प्रारंभ किया कि भारत में लगभग 300 पट्टेदारी कंपनियां यह कार्य कर रही हैं। भारत में विशेष रूप से लघु पैमाने के उद्योगों में पट्टे के लिए वित्तीय व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, जिन्हें अचल संपत्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में एक प्रकार से पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। चौथी बात, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए, चूँकि 1969 में व्यापारिक बैंकों के द्वारा कृषि क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा 162 करोड़ रुपए थी। मार्च 1993 में यह राशि बढ़कर के 19,884 करोड़ रुपए हो जाती है। बैंकों ने न केवल बड़े एवं मध्यम किसानों को आर्थिक सहायता दी है, बल्कि लघु और सीमांत किसानों को भी जो है कर्जा दिया है, ऋण दिया है। आप देखेंगे एक बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कर्जा सभी लोगों का माफ़ हुआ था, बहुत सारे लोग कर्जेदार थे उसमें। ठीक है। छोटे बैंकों ने ज़्यादा छोटे किसान नहीं ले पाते, जिसके पास कम से कम 50 या 30 25 बीघा खेत या 50 बीघा खेत होता, वही लोग कर्जा वगैरह ले पाते हैं। ठीक है। छोटे लोग कर्जा नहीं लेते, इसलिए चूँकि अभी कर्जा ले लें बेचारे तो वैसे नहीं, एक प्रकार से 1 लाख रुपया गांव का किसान सही से नहीं देख पाता कि भाई 1 लाख रुपया होए का हो। आजकल जब 2 साल गन्ना बोइबो तो 1 लाख रुपया कहूँ जाए के तो 1-2 बीघा पैबो। ठीक है। और गन्ना कि हो कोनो ना जरूरी नहीं, अगर गन्ना बढ़िया लाग तो गाय गोरू चर लेहिन तो काम खत्म हो गए फिर। पांचवा है व्यवसायी बैंकिंग। व्यवसायी बैंकिंग कार्यों में वित्तीय और प्रबंधकीय मार्गदर्शन, परियोजना सलाह देना, निवेश प्रबंधन, विदेशी व्यापार, वित्त व्यवस्था, इन सभी के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन, गैर आवासीय भारतीयों को विनियोग संबंधी सलाह, ये सब समावेश होता है। तो व्यवसायिक बैंकिंग ये भी एक काम होता है बैंकों का। इसके अलावा छठा है उपभोक्ता कार्ड। उपभोक्ताओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि कार वगैरह लेने में रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, फर्नीचर, स्कूटर आदि के लिए साख की व्यवस्था करना व्यापारिक बैंकों के लिए एक लाभप्रद व्यवस्था है। विदेशों में बैंक इस कार्य से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, परंतु व्यापारिक बैंक सीमित पैमाने पर उपभोक्ता साख की व्यवस्था कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं कार वगैरह लें तो लोग कहते हैं फाइनेंस करवा लो, फाइनेंसर बैठे होते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो है अगर आपके पास रुपया है, आप रुपया सारा दे करके पैसा कि कार नहीं खरीद सकते हो, आपको कर्जा लेना पड़ेगा किससे, बैंकों से। ठीक है। और ज़रूरी भी होता है कर्जा लेना। ठीक है। उससे क्या होता है कि भाई आप अगर आप RTR वगैरह बढ़िया तरीके से भरते हैं, ठीक है, RTR भरते हैं और एक प्रकार से GST वगैरह नंबर है, तो आपको बड़े आसानी से कोई भी बैंक अच्छा रकम दे सकता है। ठीक है। 10-12 लाख रुपए आपको उधार दे सकता है। सातवां चीज़ है साख कार्ड क्या होता है। कई व्यापारिक बैंकों ने हाल के ही वर्षों में साख कार्ड की योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत इन बैंकों के द्वारा कार्ड के आधार पर कार्डधारी साख पर माल अथवा सेवा प्राप्त कर सकता है, किंतु इनका प्रयोग सीमित है। ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के काम जो हैं ये एक प्रकार से व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों में शामिल कर सकते हैं आप, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो व्यापारिक बैंकों के आने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है भारत को, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताइए। मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों और जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, जिनका उद्देश्य जानते हैं क्या होता है, मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी उपकरण, ऐसे निर्णय जो कि मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं, वो सब आप एक प्रकार से मौद्रिक नीति के अंतर्गत रखते हैं, मौद्रिक नीति के अंतर्गत समझते हैं। ठीक है।
केंट महोदय ज़बरदस्त विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन के विचलन का संकुलन करने की व्यवस्था से है। यानी कि चलन जो चल रहा है एक प्रकार से मुद्रा, तो उस मुद्रा के विचलन का संकुचन करने की जो व्यवस्था होती है, उस मुद्रा को संकुचित करने की व्यवस्था होती है, वो मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति का मतलब ये होती है कि कोई मुद्रा, कोई साख जो है मार्केट में ज़्यादा घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना, यानी तरलता को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको मौद्रिक नीतियाँ डिसाइड करती हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हुए चांडलर महोदय ने लिखा कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जहां तक संभव हो सके आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। सबसे अधिक उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा का सबसे कम सामाजिक लागत पर उत्पादन करना या समाज के सदस्यों में समानता के आधार पर वितरित करना ही एक प्रकार से मौद्रिक नीति होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। कुल मिलाकर के मौद्रिक नीति एक प्रकार से उचित व्यवस्था या उचित तरलता मार्केट में बनाए रखता है। सामान्य रूप से मौद्रिक नीति के कई उद्देश्य हैं। आइए उद्देश्यों को समझते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। पहला उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना, यानी मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य होता है कि सभी लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, पूर्ण रोजगार के उद्देश्य पर काम करती है। दूसरी बात है सीमित, मतलब कीमतों में स्थिरता लाना, यानी कीमत जो है वो घटे बढ़े ना, कि कीमत किसी वस्तु की कीमत कब बढ़ती है, कीमत कब घटती है, ये आप लोग अगर ना जानते हो तो मैं बताऊँ। जैसे अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक जो है वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कीमत, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, पैसा आपके पास ज़्यादा है तो आप करोगे क्या कि भाई जाओगे मोटरसाइकिल खरीदने। मान लेते मोटरसाइकिल खरीदना है आपको, पैसा ज़्यादा हुआ। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये 3 आवश्यकताएं जीवन की होती हैं। इन 3 अवस्थाओं के बाद में आप जो है मोटरसाइकिल और ये सब खरीदेंगे, इससे पहले नहीं खरीदते हैं। मान लेते आप मोटरसाइकिल में मोबाइल खरीदने गए, मान लेते मोबाइल 10,000 की कोई मोबाइल थी और आपके पास पैसा है, आप गए बगल में और तो सभी लोगों के पास पैसा हो जाएगा। जब सभी के पास पैसा हो जाएगा तो लोग एक प्रकार से अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को खरीदना पसंद करेंगे। तो क्या होंगे, मार्केट में जाएंगे और मोबाइल खरीदना प्रारंभ कर देंगे। अब क्या होगा, मोबाइल एक प्रकार से कि डिमांड जो होगी बढ़ जाएगी। अब जब मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी प्रभु, तो क्या होगा, मोबाइल की डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताएंगे। मोबाइल की डिमांड बढ़ने से जानते हैं क्या होगा, मोबाइल की डिमांड बढ़ने से जानते हैं क्या होगा, जब मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट जो होगा वो हाई हो जाएगा, यानी पीक पर चला जाएगा। तो डिमांड जब किसी की बढ़ती है तो ज़्यादा भाव खाने लगता है। आप लोग अगर दैनिक जीवन में देखते होंगे, जानते होंगे, डिमांड जो होती जब किसी की बढ़ती है तो भाव ज़्यादा खाने लगता है। ठीक है, और ज़्यादा उसको राग रागनी आने लगती है। तो ऐसे ही जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो उसका जो मौद्रिक रेट होता है या जो एक प्रकार से MRP होती है, ठीक है, वो एक प्रकार से वो बढ़ जाती है। यानी कि उसका एक प्रकार जैसे 10 मोबाइल थी और 20 लोग खरीदने पहुंच गए तो 10-10 हज़ार का मोबाइल था तो 15-15 हज़ार बोलेगा, भाई 15,000 रुपये में मोबाइल मिलेगा, जिसको लेना ले। तो भाई जिसको गर्ज होगी वो ले लेगा और जिसको नहीं गर्ज होगी वो एक प्रकार से हट जाएगा। अब क्या होगा, जब एक डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई अगर नहीं पूरी है तो दाम बढ़ेगा। लेकिन अगर सप्लाई खूब ज़्यादा हो गई, किसी वस्तु को इतना बना दिया आपने कि खरीदार उसके है ही नहीं, तो वस्तु के रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं वस्तु का दाम और घटने और बढ़ने का। तो जब भी वस्तुओं के रेट में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जब स्वर्णमान प्रचलन में था उस समय विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य था। 1930 ईस्वी के बाद विनिमय दर का महत्व कम हो गया और मूल्य स्थिरता को ही अधिक महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, मूल्य स्थिरता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। कुल मिलाकर के पहले एक प्रकार से स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के हिसाब से पैसे वगैरह छापे जाते थे कि सोना कितना है किस देश में, किसकी प्रतिभूतियाँ कितनी, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा छाप सकता था। अब आप सोचें कि भाई RBI ऐसा क्यों नहीं करता कि भाई खूब पैसा छाप ले और दुनिया 1-1, 2-2 बोरा पैसा छाप करके सभी जनता में सरकार बंटवा दे। ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वस्तुओं का रेट जो होगा बहुत हाई हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और 1-1 बोरा पैसा लेकर के जाएंगे तो एक पैकेट ब्रेड और रस लेकर के आएंगे। जैसे हुआ था किसमें भैया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए पैसा ज़्यादा छापना भी ज़रूरी नहीं है, एक निश्चित अनुपात में छापा जाता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन एक प्रकार से मिलता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। इसके अलावा आय में स्थिरता लाना,
इसके अलावा बीरस्टीड, हेयक और रॉबर्टसन के अनुसार अगर देखें तो मुद्रा का इस प्रकार नियंत्रण की चलन में इसकी मात्रा कीमतों को प्रभावित ना करे, यानी मुद्रा को एक प्रकार से इस तरीके से मैनेज करना ताकि मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो ऐसी ही एक प्रकार से व्यवस्था करना ही मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति बेसिकली जो मार्केट की तरलता होती, पैसा कितना रहेगा मार्केट में, इसको एक प्रकार से डिसाइड करती है कि मार्केट में कितना पैसा जाना है, तरलता कैसे मैनेज करनी है, ये मौद्रिक नीति डिसाइड करती है। तरलता का मतलब होता है कि किसके हाथ में कितना पैसा होगा। बैंकों के पास अभी मान लेते हैं आरबीआई को पैसा बढ़ाना है मार्केट में, क्या करेगी, पैसा कम पड़ जाए, आरबीआई ठोकुआ पैसा छाप करके क्या कर देगी, अब क्या कर दे, आरबीआई जो है जो अपना रेपो दर है उसको कम कर दे। रेपो दर का मतलब होता है ऐसी वह दर जिस पर आरबीआई जो होता है वो अन्य बैंकों को, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, इनको लोन देता है। तो जब छोटे बैंक ये जो जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई बैंक जो ये सब होते हैं, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, और इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, तमाम सारे, तो ये सब एक प्रकार से किससे उधार लेते हैं, ये सब उधार लेते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई जो जिस दर पर पैसा एक प्रकार से उधार देता है, इनको उसी को रेपो रेट बोलते हैं या रेपो दर बोलते हैं। तो रेपो दर पर मान लेते हैं, रेपो दर 3% था अभी तक, अब रेपो दर घटा करके 2% कर दे। अब जब रेपो दर 2% कर देगा आरबीआई, अब देखो खेला कैसा होगा, 2%, 1% घटोतरी हुई तो क्या करेंगे, जो यहाँ के जो बैंक होंगे, जो एसबीआई और ये सब हैं दुनिया भर के बैंक या प्राइवेट बैंक तमाम सारे, वो जा करके क्या करेंगे, कर्जा ले लेंगे। यानी सब फटाफट से सभी लोग जो है अपनी प्रतिभूति दिखा करके या कुछ दिखा करके कर्जा लेंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी एक प्रकार से आरबीआई से पैसा ले लेंगे। आरबीआई से पैसा ले लिया कितने परसेंट पर, 2% पर। अब उसको यहाँ पर ये लोग 5% पर मान लेते देते हैं जनता को। अब जनता को एक प्रकार से या मार्केट में बता देंगे कि भाई जो है आपको 4% पर एक प्रकार से 1% आपके लिए छूट है या आधे % छूट है। ठीक है, आधे % छूट पर एक प्रकार से ब्याज पर जो एक प्रकार से कर्जा मार के सभी को दिया जाएगा, जितने भी किसान हैं या फिर जो भी है, तो सभी का एक व्यवस्थित विवरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी किसानों को नोटिस लग गई बाजार में कि भाई इतना, बैंक में नोटिस लग गई कि इतने 1% या आधे % कम हुआ है। अब देखो वहाँ से 1% छूट पाए बैंक, लेकिन वहाँ से आधे % पर देंगे आपको। इससे क्या होगा, तो जनता को लगेगा अरे तो पैसा बड़ा, मतलब कि पैसा मिल रहा है तुरंत ले ले, सभी लोग कर्जा निकलवाएंगे। जब सभी लोग कर्जा निकलवाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा जो हो जाएगा, यानी कि जो जनता है उसके हाथ में पैसा आने लगेगा। तो सबसे पहला काम आरबीआई एक सिंगल बैठ करके मौद्रिक नीति का एक प्रकार से कैसा पूरा सिस्टम बनाती है, वो मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वास्तव में मौद्रिक नीति के उद्देश्य एक दूसरे के पूरक ना होकर के परस्पर विरोधी होते हैं। यदि एक लक्ष्य की पूर्ति सरकार करती है तो दूसरा छूट जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्या अंतर है। तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, कोई भी प्रश्न आपसे आप छूटेगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो अर्जित आय, यानी जितना आप कमाते हो, जितना व्यय करते हो, जितना धन आपके पास है, संपत्ति, उपहार, पूंजी, आय, ब्याज, उत्तराधिकार, इन सभी पर लगाए जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, डायरेक्ट। उत्पादन तथा आय अर्जन पर लगाए गए कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इनका अंतिम भार उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है, वह इस कर भार को दूसरे व्यक्तियों पर डाल नहीं सकता है। ये होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर अगर मैं आपको थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझाऊं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एक साल में आप जो है 7 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। आईटीआर भरना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कमाते हो एक साल में तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी नंबर मान लेते 20 लाख से आप ज़्यादा कमा लोगे तो उस जो पैसा 20 लाख से ज़्यादा होगा, यानी 21 लाख यानी 1 लाख आप कमाएंगे, तो उस 1 लाख पर जो सरकार के द्वारा ब्याज है, मतलब कि जो सरकार के द्वारा जो नियम है यानी टैक्स वाला, वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपका ये देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी नंबर अगर बनवाएंगे तो जितना आप कमाते हैं उसका कुछ % जो है आपको देना पड़ेगा, जैसे जो भी 12%, 8% या 18% जो भी होगा आपको देना पड़ेगा उसको। कुल मिलाकर के ये है कि जो एक प्रकार से व्यक्ति कमा रहा है, जैसे मैं कमा रहा हूँ यूट्यूब से, आप एक प्रकार से मेरा अगर इनकम ज़्यादा होती है एक साल में उससे ज़्यादा, तो एक प्रकार से आईटीआर के तहत आपका पैसा जो होगा वो एक प्रकार से, या मतलब कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कमाएंगे, वैसे तो होता ही नहीं है सब, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आप ज़्यादा कमाओ तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अगर आपके बैंक में ज़्यादा पैसा है या ऐसे, मतलब कि आपका बैंक जो है पैन कार्ड से लिंक होता है। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं हमारा तो पीएनबी में खाता खुला है, एसबीआई में खाता खुला है और पंजाबो नेशनल में खुला है, तो हमारे तो भैया सरकार का एकदम से मूर्ख बनाए हैं, 4 ओमन धरे हैं, 4 लाख महीने में मनावत है, 2 ओमन आवत है, सरकार जाने न पाए ना।
अब वो सिस्टम चला गया पुरान वाला। अब सिस्टम का आवा है महोदय, अब सिस्टम ये है कि जब आप खाता खुलवावे जाबो तो पैन कार्ड आपसे मंगी है। पैन कार्ड का होते, पैन कार्ड यक्के ठू बनते, जैसे आधार कार्ड होते से पैन कार्ड। पैन कार्ड जो होता है वो एक प्रकार से आपका एक ही पैन कार्ड बनता है, और वो पैन कार्ड के बिना मतलब वो किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाएं, छोटे से छोटे बैंक में, तो पैन कार्ड अगर आपके खाते के साथ जुड़ा हुआ, और मैंडेटरी है जोड़ना, अगर आपके साथ पैन कार्ड खाते में जुड़ा हुआ है महोदय, तो आप जो है किसी भी बैंक में, दुनिया भर के बैंक में आप खाता खुलवाओ, सब पता हो जाएगा सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आयकर विभाग को, कि भाई फलाना व्यक्ति जो है ये चोरी कर रहा है ससुरा। तो क्या करेंगे, जब वो देखेंगे भाई फलाने व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो तुरंत जो है चूंकि उसका ब्यौरा पूरा हो जाएगा। अब 4 एमन है, 4 ओमन है, 4 ओमन है, महीने मतलब कि महीना भरे में आपके पास या साल भरे में आपके 20 लाख से ऊपर सैलरी आ रही है, तो बैंक में एक प्रकार से जो ब्यौरा आ रहा है, लेन देन हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है प्रत्यक्ष कर। अब इसमें क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर डायरेक्ट टैक्स होगा कि भाई आपने इतना कमाया है तो इतना आपको सरकार को देना पड़ेगा। ये है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, मतलब कि ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष टैक्स। अप्रत्यक्ष का मतलब ये, जैसे कि आप लोग जो है मान लेते हैं एक बिस्कुट खाते हैं, एक पैकेट बिस्कुट खाते हैं, कोई भी बिस्कुट खाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है इनकम ऑफ ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, यानी कि सारे टैक्स को एक प्रकार से पे करने के बाद में आपका ये मूल्य 2 रुपये का हुआ है। 2 रुपये का छोटा पार्ले आता था पहले, अब उसको आपने खाया मान लेते हैं, तो वो एक प्रकार से बिस्कुट खाने के बाद में आपने उसमें कुछ टैक्स दिया है। क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो एक प्रकार से जनता से ही टैक्स लेती हैं। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें जैसे मान लेते हैं एक जो 2 रुपये का पार्ले है उसको बनाने में 1 रुपये लगा कंपनी को। ठीक है, 50 पैसे एक प्रकार से उनको मुनाफा चाहिए, या 25 पैसे मुनाफा चाहिए। ठीक है, 25 पैसे सरकार को मुनाफा चाहिए, तो कुल मिला करके जा करके क्या हो जाएगा, वो मिला करके 2 रुपये जा करके बनता है। तो ये एक प्रकार से जनता से ही, यानी 1 रुपये का माल लगा, 50 पैसा एक प्रकार से कंपनी कमा रही है और 50 पैसा सरकार को टैक्स जा रहा है। तो इस तरीके से उसका रेट कितना हो जाता है, 2 रुपये जा करके हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए एक प्रकार से क्या होता है, टैक्स जब बढ़ता है कंपनी पर, जब कंपनी पर टैक्स सरकार बढ़ा देती है, तो जो कंपनी मतलब जो रेट होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि रेट में एक प्रकार से बढ़ा देते हैं, जो एक प्रकार से जो कंपनी के मालिक होते हैं वो एक प्रकार से रेट बढ़ा देते हैं। जब भी क्या होता है, टैक्स ज़्यादा लगता है, तो टैक्स जाने अनजाने में आप देते ही रहते हैं। हर एक व्यक्ति टैक्स देता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से देता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता। ठीक है, और कुछ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। अप्रत्यक्ष कर की अगर बात की, अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क जैसी वस्तुओं तथा सेवाओं आदि पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के निर्धारण का आधार बिक्री मूल्य होता है। अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क तथा बिक्री कर लगभग सदैव मूल्यांकन मतलब कि मूल्य के अनुसार होता है, यानी जितना मूल्य है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कर देना पड़ेगा। उत्पादन करों में दोनों प्रकार का अस्तित्व मिलता है, परंतु मूल्य अनुसार कर से प्राप्त राजस्व कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अपने आप को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, पहला अंतर ये है कि मिल की मान्यता ये है कि प्रत्यक्ष कर चाहने वाले व्यक्ति से ही मांगा जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वह कर होता है जो राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से इस आशा और इच्छा से मांगा जाता है कि वह उसका भार दूसरों पर डाल करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लेगा। यानी कंपनियों पर जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर डाल दिया गया। अब कंपनी के मालिक क्या होंगे, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है, वो अपने रेट मतलब कि अपने जो है एक प्रकार से प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे। जनता तो पीस ही रही इसमें, जनता को तो भाई महंगाई में सामान लेना ही पड़ेगा। तो यही होता है पूरा सिस्टम। सरकार चाहेगी तो महंगाई तुरंत बढ़ेगी और चाहेगी तो तुरंत घट जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, प्रत्यक्ष कर का भुगतान वास्तविक रूप से वही व्यक्ति करता है जिस पर यह वैज्ञानिक ढंग से लगाया जाता है। मतलब वैज्ञानिक ढंग से यानी जिस पर मान लेते कुछ कोई कमा रहा है क्राइटेरिया से ऊपर, तो उस पर लग जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु इसका भुगतान अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी यह चीज़ आप खरीदते हैं तो वो होता है। ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं क्या, तीसरा अंतर ये है भैया कि फिंडले सिराज एक विद्वान आदमी हैं, उन्होंने कहा कि कर जो तुरंत ही व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर लगाए जाते हैं, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जबकि जो अन्य समस्त प्रकार के कर होते हैं, जैसे व्यवसाय कर हो गया, बिक्री कर हो गया, मनोरंजन पर कर हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखे जाते हैं। चौथा अंतर ये है कि बेस्टेबल ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अंतर ये है कि प्रत्यक्ष कर वह है जो अस्थायी और बार बार विशेष अवसरों पर लगाया जाता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो कभी कभी उत्पन्न होने वाले विशेष अवसरों पर लगाया जाता है।
तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का यह अंतर भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विशेष अवसरों पर लगाए गए कर सदैव अप्रत्यक्ष नहीं होते हैं। जैसे मृत्यु कर जो होता है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं होता। तो इस तरीके से जो इन्होंने बताया बेस्टेबल ने महोदय ने, ये एक प्रकार से उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि श्रीमती उर्सला हिक्स एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त ये विद्वान नहीं है अर्थशास्त्र की। तो श्रीमती उर्सला हिक्स ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का विभेद सरकार और व्यक्तियों के संबंधों के आधार पर किया है। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के विभेद का सार करदाता और राजस्व अधिकारियों के संबंध में निहित होता है। ऐसे करों के संबंध में जिसमें कर की विषय वस्तु समान न होने के कारण से विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में पृथक यानी अलग अलग गणना की आवश्यकता होती है। सरकार और व्यक्तियों के संबंध प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत होते हैं। कुछ करों के संबंध में सरकारी अधिकारियों के लिए यह सुविधाजनक होता है कि वे उत्पादकों और व्यापारियों, ठीक है, दोनों से यह काम कराएं। इसमें क्या होता है, करदाता और राजस्व अधिकारियों के बीच कोई संबंध नहीं रहता है। ये होता है एक प्रकार से दोनों में संबंध, ठीक है। कुल मिलाकर के मैंने जो आपको बताया बस वही आप ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बना करके भी लिख देंगे तो आपको नंबर यहाँ पर मिल जाना है। छठा पॉइंट ये है कि कुछ विद्वानों का मत है कि प्रत्यक्ष कर जो होता है व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष कर जो होता है पर्टिकुलर व्यक्ति पर लगाया जाता है, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे व्यक्तियों पर, जैसे आप कितना कमा रहे हो उस पर डायरेक्ट टैक्स लग गया तो वो एक प्रत्यक्ष हो गया, और आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ पर घूमे, कहाँ पर टहले, उसका जो टैक्स लग रहा है वो एक प्रकार से आपका वो सेवाओं पर, वस्तुओं पर लगता है। ये विचारधारा देखने में तो काफ़ी स्पष्ट प्रतीत होती है, किंतु शिक्षात्मक उद्देश्य से उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि कोई भी कर वास्तव में व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता है। कर तो पूंजी पर ही लगता है, आय पर लगता है, संपत्ति पर लगता है और वस्तुओं पर ही लगता है, ठीक है। व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आप कमा रहे हैं उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन संपत्ति का प्रयोग करके, तो आप पर लगता है और इन्हीं से इनका भुगतान किया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी करवा रहा है। को करिकुलर मास्टर चैनल की अगर बात करें तो को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप जो करियर संबंधी जानकारी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे चल करके कैसे पढ़ाई करनी है, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और को करिकुलर के जो कोर्स होते हैं, खास करके जैसे आप 4th सेमेस्टर में थे तो फिजिकल एजुकेशन का आपने पेपर दिया होगा, उसके लिए बहुत ही बेहतर तैयारी यहाँ पर करवाई गई थी। इसके अलावा आप 5th सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो 5th सेमेस्टर में जो को करिकुलर का पेपर आपका होता है वो होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे। क्लियर? तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगी, सॉरी उसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्ध विकसित देशों में करारोपण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कर के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, टिप्पणी कीजिए। देखिए उत्तर, विकसित और विकासशील देशों की, विकसित देश वे हैं जिनका विकास हो चुका है, विकासशील वो देश होते हैं जिनका विकास अभी हो रहा है। जैसे अमेरिका का विकास हो गया तो वो विकसित देश है, भारत का विकास हो रहा है तो भारत विकासशील है, ठीक है। तो विकसित और विकासशील देशों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। विकसित देशों की समस्या जहां मांग को सतत बनाए रखने से संबंधित होती है। जो विकसित देश होते हैं वो एक प्रकार से डिमांड को हमेशा बनाए रखते हैं कि भाई मांग हमेशा बनी रहे, और वहीं अर्ध विकसित जो देश होते हैं उनकी समस्या होती है पूर्ति की, यानी कि सप्लाई को बनाए रखना, यानी कि जितना डिमांड और सप्लाई, ये सप्लाई पर ध्यान देते हैं यानी प्रोडक्शन पर, और ये मांग पर यानी कि जनता मांग करे, क्योंकि इन देशों में लोगों की मांग की तुलना में वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। अतः अर्ध विकसित देशों की समस्या का समाधान करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में निम्न सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अब वो कौन से पालन है आइए देखते हैं। पहला काम ये होता है महोदय, पहला काम ये है कि आर्थिक संसाधनों का एकत्रीकरण किया जाता है। सरकार की कर नीति का प्रथम उद्देश्य ये होता है कि अनुत्पादक संसाधनों का सर्वप्रथम एकत्रीकरण करना चाहिए, जिनका उपयोग सामाजिक आवश्यकता संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में करना है। यानी ऐसे वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, ऐसी वस्तु को जो आर्थिक संसाधन है उनको इकट्ठा किया जाए जो कि समाज में उपयोगी हैं, समाज के लिए एक प्रकार से हेल्पफुल हैं। दूसरी बात, योग्यता के अनुसार कर,
यानी कि सरकार करारोपण के समय इस बात का स्मरण रखें, ध्यान रखें कि कर का निर्धारण योग्यता के आधार पर किया जाए, यानी कि कितना कोई व्यक्ति कमाता है उसके अकॉर्डिंग कर रखा जाए। ऐसे आन तड़ानी कर नहीं झोंका जाए कि कोई व्यक्ति भाई पैसा कमा रहा है मेहनत करके और इस पर कर ठोक दो, आप बहुत ज़्यादा कर ठोक दो, किसी पर कम कर ठोक दो, किसी को एक प्रकार से कर ही ना देना हो। तो ऐसा नहीं, एक नियम हो, एक सिंपल सा साधारण नियम हो जो सभी पर लागू हो और बराबर मात्रा में हो और उचित हो। ठीक है। तीसरी बात, आय लोच का सिद्धांत, मतलब आय लोच का नियम। आय लोच मतलब होता है घटा बढ़ी आय में होना, उसी को लोच कहते हैं। आय लोच के नियम अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में करों में वृद्धि किया जाना चाहिए, यानी कर में वृद्धि किया जाना चाहिए। जैसे जैसे आय में वृद्धि अगर आपकी होती है, आप जैसे जैसे ज़्यादा कमाते हैं तो आपके ऊपर कर भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। यानी अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो आपको 1% देना हो, तो 2 लाख अगर कमा रहे हैं तो भी एक प्रकार से थोड़ा बहुत आपको 1.5 या ऐसे, यानी जैसे जैसे व्यक्ति ज़्यादा कमाए तो थोड़ा बहुत कर एक प्रकार से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ऐसा एक प्रकार से बताया गया। हालांकि एक निश्चित होना चाहिए कि भाई आप कितना कमाते हैं। जाहिर सी बात है 1 लाख कमाएंगे तो अगर आप 1 लाख कमाया तो आपने क्या किया, 1,000 रुपये सरकार को दिया। 1 लाख कमाया तो 1 लाख सरकार ले गई, 1 लाख में से 1,000। तो अगर आप 2 कमाएंगे तो 2,000 सरकार ले जाएगी। अगर आप 10 कमाएंगे तो भाई 10 लाख कमाएंगे तो 10,000 सरकार ले जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक प्रकार से रखना चाहिए। चौथी बात यह है चौथी बात है समानता का सिद्धांत। करारोपण के समय सरकार को समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए जो न्याय सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ता है करारोपण के दौरान। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, करापात क्या है? करापात के एकीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री केवल कृषि गतिविधियों को उत्पादक मानते थे। उनका मानना था कि अन्य सभी गतिविधियां कृषि उत्पादों के माध्यम से संचालित की जाती हैं, अतः शुद्ध उत्पादन की दृष्टि से कृषि कार्य को छोड़ करके अन्य सभी गतिविधियां अनुत्पादक हैं। इनके अनुसार, यानी कि करापात के जो एकीकरण सिद्धांत हैं उसमें इसके अनुसार क्या है कि सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया कर अंततः कृषि उत्पादों पर ही पड़ता है, ऐसा मानता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों के करारोपण सिद्धांत को करापात के एकत्रीकरण सिद्धांत के रूप में या एकीकरण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इन विचारकों का मानना यह था, जो एकीकरण सिद्धांत से संबंधित है करापात के, कि सरकार को एकल कर के रूप में कृषि उत्पादों पर कर लाना चाहिए जो कृषि की शुद्ध आय पर आधारित या अधिरोपित किया जाए। अतः प्रकृतिवादियों ने एक स्तरीय कर, यानी कि सिंगल टैक्स का समर्थन किया, यानी कि एक टैक्स हो, ज़्यादा लफड़ा ना हो कि ये भी देना वो भी देना दुनिया भर का। ठीक है। इस टैक्स को इम्पोर्ट यूनिक नाम दिया गया इन विद्वानों के द्वारा। ठीक है। इस सिद्धांत के आलोचकों का मानना है, इस सिद्धांत के आलोचक जो रहे हैं उनका मानना यह है कि सरकार यदि कृषि गतिविधियों पर कर लगाती है तब उच्च आय वाले वर्ग जो होंगे, उच्च आय वर्ग के लोग जो होंगे, जो अन्य गतिविधियों से आय अर्जित करते हैं, कर देने से बच जाएंगे। इसीलिए एक प्रकार से केवल कृषि वाले इलाकों पर कर लगाना ये एक प्रकार से उचित नहीं होगा। ठीक है। तो ये होता आपका प्रकृतिवादियों ने जो करारोपण के सिद्धांत बताए वो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य सरकारों के द्वारा आय बढ़ाने संबंधी सुझावों को रेखांकित कीजिए। तो राज्य सरकारों के द्वारा आय बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं। पहली बात, नवीन स्तर पर एक प्रकार से सुझाव दिए जा सकते हैं। पहली बात, आय बढ़ाने पर राज्य सरकारों की आय में वृद्धि करने के लिए समुचित नए कर लगाना, गैर कर साधनों का विकास करना और कर प्रशासन में आवश्यक सुधार किया जाना जरूरी है। अगर कर में ज़्यादा सुधार होगा, कर अच्छे तरीके से होगा तो लोग ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा आय बढ़ेगा लोगों की। लोग कभी कभी ऐसा भी फीलिंग लाते हैं कि भाई हमने इतने मेहनत करके कमाया है और एक प्रकार सरकार इतना पैसा ले जा रही है, लेकिन सरकार आपकी सुरक्षा कर रही है, आपकी सारी जिम्मेदारी सरकार वहन कर रही है। ज़रूरी है कि भाई वो आपसे कर जरूर लेगी। जब इतना कुछ कर रही सरकार आपके लिए तो कर जरूर लेगी। ठीक है। दूसरी बात, कर संबंधित त्रुटियों को दूर करना चाहिए राज्य सरकारों को, इससे आय बढ़ेगी। राज्य सरकारों को अपने कुछ विशेष करों की त्रुटियों को यथासंभव दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए मालगुजारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिए। विशेष करके गैर आर्थिक जोतों के स्वामियों को मालगुजारी से मुक्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही बिक्री कर में आवश्यक विवेकीकरण करने की आवश्यकता राज्य सरकार को है। इस कारण से जब ये सब हो जाएगा तो एक प्रकार से ऑटोमेटिक जो किसी भी देश की जो अर्निंग होगी या किसी भी देश के व्यक्तियों की जो आय होगी वो बढ़ेगी।
तीसरी बात जो राज्य सरकारें कर सकती हैं, बिक्री कर की दरों में वृद्धि कर दे। यानी एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि बिक्री कर को अधिक गहन तथा व्यापक करने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से विलासिता की वस्तुओं पर। यानी जैसे मान लेते हैं विलासिता मतलब जैसे आप दारू शराब खरीदें, आप गुटखा खाएं, या फिर आप जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि मान लेते हैं बड़े बड़े जो एक प्रकार से वाइन शॉप हैं, या फिर आप देखिए कोरोना में शराबों की दुकान क्यों खोली गई थी, क्योंकि टैक्स उस पर ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए एक प्रकार से चूँकि पैसा कमाना रहता था, तो भाई कोरोना के काल में भी शराबों की दुकान को खोला गया, ठीक है, बिक्री कर की दरों में वृद्धि करने के लिए। तो ये सब एक प्रकार जो अधिक विलासितापूर्ण, जैसे रोटी कपड़ा मकान, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं पर आप कर सस्ता रखें, वो सस्ती रहे। खाने पीने की वस्तुएं जैसे जो रोज़मर्रा की, जैसे पेट्रोल कम हो जाए, पेट्रोल का अगर माल मतलब पेट्रोल अगर कोई भी सरकार हो लंबे समय तक चलना है तो पेट्रोल का दाम कम कर दो आप, जो रोज़मर्रा की, भाई डेली व्यक्ति को डलवाना है पेट्रोल। दूसरी बात, बिजली का जो एक प्रकार से बिल होता है उस पर थोड़ा सा कमी कर दो। इसके अलावा जो पानी वगैरह घर में आता है उस पर भी थोड़ा सा टैक्स शहरों में कम कर दो। केजरीवाल क्यों जीतता है बार बार? बिजली पानी को उसने एक प्रकार से कब्जा रखा है, क्योंकि उसको पता, दिमागी आदमी है केजरीवाल। ऐसा नहीं केजरीवाल दिमागी नहीं, बहुत दिमाग है उसके पास, ठीक है। भले ही अब एक प्रकार से कई मामले सामने आ गए हों, लेकिन फिर भी बड़ा दिमाग था उसके पास। मैं तो एक प्रकार से देखता हूँ कि भाई बताओ, भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है और इतना ज़्यादा एक प्रकार से पावरफुल सरकार, उसके विरुद्ध जो है जहाँ पर सपा बसपा कांग्रेस जैसी जो पार्टियाँ थी ध्वस्त हो गई एकदम से, उसके सामने एक प्रकार से दिल्ली में 2-2 बार 3-3 बार एक प्रकार से जीता आम आदमी पार्टी। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी एक प्रकार से अपने आप में एक ये चुनौती है। तो केजरीवाल जो है उसने क्या किया, वो यही तो किया भाई, जो रोज़मर्रा की चीज़ें उस पर एक प्रकार से कंट्रोल कर लो, सरकार आपकी ही रहेगी। अगर आपने पेट्रोल का दाम कम कर दिया, जैसे पेट्रोल मान लेते हैं आपका जो है 100 रुपये में, 95 रुपये में, जितने में भी है, 10 रुपये पेट्रोल का दाम घट गया। अच्छा, 10 रुपये पेट्रोल का दाम घटने में बहुत दिक्कतें तो सामने आएगी, लेकिन एक व्यवस्था की जाए कि भाई पेट्रोल का दाम घटे। अच्छा, पेट्रोल का दाम इसलिए भी लोग बढ़ाते ताकि लोग सीएनजी और इन सभी का बैटरी का प्रयोग करें। पेट्रोल ख़त्म होने को एक प्रकार से भी है, पेट्रोल चूँकि मतलब उस पेट्रोल की मात्रा जितनी है उतनी ही रहेगी, ज़्यादा उसमें घटे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पेट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा विशेष रूप से विलासिता की वस्तुओं पर कर की दरों में वृद्धि करके राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कर को बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिन पर एक प्रकार से, जिनकी बहुत धनी लोग जो होते हैं वही एक प्रकार से उसको करें, या रोज़मर्रा की चीज़ों पर एक प्रकार ज़्यादा फोकस ना करें। रोज़मर्रा की चीज़ों पर कर कम कर दें, और जो एक प्रकार विलासी व्यक्ति हैं, जो एक प्रकार ज़्यादा विलासी हैं, उन पर एक प्रकार से क्या करें, उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दें। यानी ऐसी वस्तुएं जैसे दारू शराब हो गया, या और भी तमाम चीज़ें हो गई जो एक प्रकार से लोग, जिसको नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं जानबूझ करके, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दें। चौथी बात, राजकीय उपक्रमों की कुशलता में वृद्धि कर दे। राजकीय उपक्रम की जो कुशलता उसमें वृद्धि करना, राज्य सरकारों को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में के सरकारी उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाएं, जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। विशाल पूंजीगत विनियोग वाले ये उपक्रम प्रायः हानि पर चलते रहते हैं, जो कि एक तरफ राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों की वित्तीय प्रसाधनों में कमी लाते हैं। तो ये एक प्रकार से करना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण ऋण पत्र जारी करना चाहिए। ग्रामीण ऋण पत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त स्रोत जुटाने की दृष्टि से राज्य सरकारें ग्रामीण ऋण पत्र जारी कर सकती हैं। इस प्रकार जो धन इकट्ठा होगा उससे राज्यों के विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है। छठी बात, करों में विविधीकरण किया जाए। राज्य सरकारों को अपनी आय के लिए केवल बिक्री कर तथा मालगुजारी आदि को थोड़े से करों पर ही निर्भर ना रह करके विभिन्न प्रकार के कर लगाने चाहिए और निवेश को बढ़ाना चाहिए। जितने निवेश होगा, जैसे आप देखते हैं रोड टैक्स जो लगता है, रोड बनने में क्या खर्चा, मतलब मान लेते खर्चा कैसे लगता है, देखो दिमाग देखो, और दिमाग किसने दिया था ये पहली बार। रोड आज आप लोग जो देते हैं, रोड पर जो टैक्स देना पड़ता है, ये बात किसने करी थी सबसे पहले? बहुत बड़े विद्वान आदमी थे अर्थशास्त्र के, अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह को लोग एक प्रकार से बोलते हैं कि भाई सोनिया गांधी के इशारों पर चलने वाले थे। भले ही सोनिया गांधी के इशारों पर चले हों, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया है आज, वो काम एक प्रकार से बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। उन्होंने क्या किया, व्यापारियों से कहा कि भाई अंबानी इधर आओ, अडानी जी इधर आओ, टाटा इधर आओ, बिरला इधर आओ, सब आ जाओ भाई, महिंद्रा इधर आओ, तुम भी आओ, सबको बुला लिया, बैठो। कहा कि का साहब काहे बुलायो? मनमोहन सिंह कहें अब ऐसा करो,
तुम्हारे पास पैसा तो खूब दबा के है, ये है खूब कमा ही रहे हो। हाँ साहब कमाए तो हम, आप का आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा ठीक है, कमाए हो, क्या करो भैया, निवेश करो दबाए के। के मन निवेश करो, के मन निवेश करो भैया, निवेश के मन करे खे तू का, निवेश करो के मन, निवेश करो, सड़क बनाओ। तो अंबानी जी हैं सड़क बनाई, हम काहे बनाई भैया, हम तो टैक्स तुम्हें देते हैं ना, तो ना दुनिया भर का टैक्स। कहीं अच्छा टैक्स दिए तो और टैक्स तुम्हें देवे, कहीं कैसे, कहीं बना दो भैया 4 लेन सड़क बनाओ, चलो लंबा सड़क हर जिला पर, हर जिला पर लगा दो। काओ टूल प्लाजा हो, आप टूल प्लाजा लाग गा 120 रुपया 4 चक्का का टूल प्लाजा लागत है। कितनी गाड़ी रोड पर से जात आवत थी, वो सब टैक्स के का करो 5 साल लियो, 5 साल के असूले। मान लेते हैं अंबानी जी कोनो सड़क बनवाइन, ठीक है, अंबानी ने कोनो सड़क बनवाई, ए नाम की सड़क बनवाई। अब ए नाम की सड़क पर 5 साल तक एक प्रकार से 5 साल या जो भी ट्रीटी हो 10 साल, ठीक है, 5 साल से 10 साल तक एक प्रकार से टैक्स कौन लेगा इस पर, यानी कि जो भी टूल प्लाजा का जो टैक्स आएगा टूल वाला, वो कौन लेगा, वो अंबानी के एक प्रकार जेब में जाएगा, क्योंकि अंबानी ने सारा पैसा लगाया है। इससे क्या होगा कि सरकारों पर लोड कम हो जाएगा, सरकार अपने संचित निधि से पैसा कम खर्च करेगी, सरकार एक प्रकार से सड़क के मामले से फुर्सत पा गई। अब क्या होगा कि सरकार मतलब जो अंबानी जी हैं इन्होंने क्या बनवाई, सड़क बनवाई। अब इनसे कहा कि भाई तुम सड़क बनवाओ और 10 साल की ट्रीटी की 10 साल तक जितना पैसा आप कमा पाओगे इससे, वो मेरे को नहीं मतलब है। मनमोहन सिंह ने कहा अच्छा ठीक है नहीं मतलब है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अंबानी सोचें चलो पैसा तो है, धरे कोनो फायदा नहीं, सोचें हाँ लगा दो, टाटा लगाइन। अच्छा बिरला साहब तू लियो, चलो तू वहाँ सड़क बनवा दो, तू सड़क बनवा दो, तू वहाँ सड़क बनवा दो, इस तरीके से। तो ऐसे क्या हो जाएगा, सड़क बन गई। अब 10 साल तक क्या होगा, 10 साल या 5 साल जो भी ट्रीटी हुई है उतने दिनों तक एक प्रकार से क्या होगा, ये लोग जो पूंजीपति लोग होंगे वो टैक्स लेंगे इस पर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो सब आ जाएगा भैया उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो होगा उसके अंडर में, या एक प्रकार से जो एक प्रकार से सरकारें होंगी राज्य की या देश की, उनके अंडर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी अब पैसा कौन पाएगा, अब सरकारें पैसा पाएंगी। पहले कौन पाता था, पहले पूंजीपति जिसने बनवाया था वो पाता था, उसके बाद में 10 साल के बाद में ट्रीटी खत्म, तो 10 साल के बाद में सड़क का जो देख रेख होगा वो एक प्रकार से सरकारें ही करेंगी और पैसा भी एक प्रकार से टैक्स का वही लेंगी। तो सरकार का एक प्रकार से बिना कुछ किए क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कि कैसे हो रहा है, पूंजीपतियों की वजह से। इसीलिए पूंजीपति देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें, तो करों में भी विविधीकरण किया जाए, तो करों को एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में किया जाए, हर क्षेत्र में करों को बढ़ाया जाए, मतलब कि बढ़ाया नहीं जाए, करों को एक प्रकार से हर एक क्षेत्र से लिया जाए। कृषि आय और आरोही कर और धनी वर्गों पर ऊंचे कर, यानी कृषि से जो प्राप्त व्यक्ति हैं यानी खेती करके कमाते हैं उन पर कम कर लगाएं, और जो धनी वर्ग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा टटिया पेल उन पर कर ज़्यादा लगा दो, ठीक है। राजकीय मतलब राज्य वित्त के आरोहीपन को कर, कृषि आय पर आरोही कर तथा इसके साथ ही आरोही मतलब होता है घटता बढ़ता क्रम, साथ ही धनी वर्गों पर प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य सरकार को ऊंचे कर लगाना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि धनी वर्गों को ज़्यादा कर के मामले में रगड़ो और जो गरीब वर्ग हैं उनको थोड़ा सा कम रगड़ो, ठीक है। ये 8वीं बात, समुचित समन्वय, यानी राजकीय मतलब राज्य और स्थानीय वित्त में समुचित समन्वय किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि प्रशासन की दोनों इकाइयां मिलजुल करके लोगों की आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकें। 9वीं बात यह है कि कृषि जोत कर, यानी डॉक्टर के.एन. राज समिति की सिफारिश आई थी कि राज्यों के जो स्रोत विस्तृत रूप से मतलब विस्तृत करने के लिए कृषि जोत कर लगाया जाना चाहिए। समिति के अनुसार इस कर से सभी राज्यों को लगभग 200 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो सकती। पहले क्या होता था, हम लोग जो है पहले हमारे दादा दादी जब थे वो तो लोग खेती को क्या करते थे, खेती मान लेते हैं 50 बीघे आपके पास आए अगर, तो आपको क्या पड़ता, 25 बीघा 50 बीघा खेत होता था, तो आपको क्या देना पड़ता था, लगान देते थे हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो घर था एक प्रकार संयुक्त परिवार था, दादाजी हमारे 2 3 4 एक प्रकार से मतलब कि हमारे दादाजी के पिताजी थे, 2 भाई थे, तो उनके पास कुल मिलाकर के खेत कितना था, 50 बीघे लगभग खेत था। 50 बीघे खेत पर तब वो लोग लगान देते थे। मुझे एक प्रकार से याद है मेरे ज़माने भी लगान, चूँकि मैं 2000 के आसपास मतलब 2006 या 7 तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक कर जो है टैक्स या 2006 या इसके आसपास लगान के लोग आते थे, ठीक है। तो लगान देना पड़ता था खेती को लेकर के कि आपके पास इतना खेत है तो आप इतना पैसा दोगे सरकार को। तो वही सब चीज़ें, खुशहाली कर तथा सिंचित क्षेत्र कर,
यानी जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का पूर्ण विकास हो गया है उन क्षेत्रों में बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता तथा खुशहाली के आधार पर लगाने का सुझाव दिया कर यह कर न्याय संगत होने के साथ साथ राज्यों के एक प्रकार से लिए उपयोगी भी है। कुल मिलाकर के ये है कि भाई जैसे कि किसी क्षेत्र में नहर बन गई, सिंचाई हो रही, तो सिंचाई अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, इंजन से सींचता है तो ज़्यादा पैसा लगता है, तो अगर नहरों से सींच रहा है तो नहरों पर भी थोड़ा बहुत कर लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया, ताकि वो भी एक प्रकार सिंचाई में कुछ दें सरकारों को पैसा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, भारत में सार्वजनिक व्यय और वृद्धि के कारण का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक व्यय यानी लोक व्यय जिसको कहते हैं, पब्लिक पर जो खर्चा होता है उसी को लोक व्यय या पब्लिक एक प्रकार से पर खर्चा उसी को बोलते हैं। देखें, सभी अर्थव्यवस्थाओं में लोक व्यय तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उदाहरण के रूप में भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत लोक व्यय लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इस तीव्र गति से बढ़ने वाले सार्वजनिक व्ययों के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। पहला है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य, यानी कि भारतीय संविधान में एक प्रकार से ये बताया गया है कि जो भारत है उसको वेलफेयर बनाना है, उसको लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, सभी जिसमें सुरक्षित हों, सभी सुख मतलब कि सभी लोग एक प्रकार से उचित जो है चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो राजनीतिक जागृति और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आविर्भाव के साथ राज्य के मौलिक रूप में परिवर्तन हुआ है। आज राज्य की कल्पना सुरक्षा सत्ता के रूप में ना होकर के कल्याणकारी राज्य के रूप में की जा रही है। राज्य सत्ता के उत्तरदायित्व में वृद्धि के साथ साथ लोक व्यय में व्यय की गति जो है तीव्र हो गई, यानी कि एक प्रकार से पब्लिक पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है सरकार का। इसके अलावा दूसरी बात जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य क्षेत्र में प्रसार हो रहा है। राज्य क्षेत्रों में प्रसार से सरकार को अधिक मात्रा में धन व्यय करना पड़ रहा है। साथ ही जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण से क्या हो रहा है, सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले 35 वर्षों से वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 2.5 गुना हो गई है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए सरकारों को बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। जैसे भारत में अगर कोई सिस्टम लाने, कोई आवास योजना कुछ भी लाते तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा कि भाई किसी 10-12 व्यक्ति को देने से काम नहीं चलेगा कि भाई एक गाँव में आपने 10-12 को कॉलोनी दे दिया, नहीं। लगभग एक गांव में मान लेते हैं कि अगर 100 घर हैं तो आपने अगर 100 में से 25 घर तो कम से कम देना पड़ेगा। यानी जनसंख्या ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में एक प्रकार से खर्चा भी पब्लिक पर ज़्यादा करना पड़ता है सरकारों को, और इससे टैक्स भी ज़्यादा मिलता है ना। लेकिन बहुत सारी जनता एक प्रकार से कमाती उतना ज़्यादा है नहीं, तो लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स जरूर देती है। तीसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राष्ट्रों को अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है। यानी जैसे हर एक देश जो है परमाणु संपन्न और तमाम प्रकार के हथियार, तमाम प्रकार के ये सब इकट्ठा करता है ताकि उस पर कोई खतरा ना हो, तो इस पर रक्षा पर ज़्यादा व्यय हो जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही इसी पर हो रहा है, चूँकि भाई हम लोग जो रात में अपना सोते हैं तकिया वकिया लगा करके बढ़िया AC चला करके, तो क्यों, उसका कारण क्या है कि भाई सेना लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर घूम रहे हैं, कुछ लोग जल में बैठे हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर कुछ लोग गर्मी में रेगिस्तान में पड़े हैं। अभी एक किसान मतलब एक क्या था उसका नाम, एक जो है फौजी भाई थे, उसने क्या किया था, अंडा वंडा उबाल करके खाया था, रेत से रोटी बना करके कुछ खाया था कुछ। ठीक है, मुझे शायद मैंने देखा था कहीं पर। तो अधिक व्यय करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शीतयुद्ध, अनिश्चितताओं तथा बढ़ते हुए सीमा संघर्षों के संदर्भ में प्रतिरक्षा व्यय में तीव्रता से वृद्धि हुई है। भारत जैसे राष्ट्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अब इस कारण से क्या हुआ, खर्चा उस पर ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सरकारों को ज़्यादा एक प्रकार से व्यय करना पड़ता है। चौथा, आर्थिक नियोजन और विकास। अर्धविकसित राष्ट्रों ने निर्धनता उन्मूलन के विरुद्ध जो योजनाबद्ध अभियान चलाया है उसमें भी अपार धनराशि व्यय करनी पड़ रही है। आर्थिक विकास की जो अत्यंत अनंत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं उनसे लोक व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, चूँकि जनसंख्या ज़्यादा तो लोक व्यय ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि भाई ये सरकारें जो होती है अपने घर से कुछ करती, ना, अपने घर से कुछ नहीं करती हैं। ये सब आपका जो टैक्स होता है उसी के पैसे से आता है। हालांकि अब कुछ सरकारें क्या होती हैं, उसी टैक्स के पैसे को एक प्रकार से हड़प लेती हैं, कुछ सरकारें उसको लेकर के आगे बढ़ाती, काम करती, जनता की सेवा करती हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि। लोक व्यय में वृद्धि की अंशतः उत्तरदायी प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हुई है। राजकीय कार्य में वृद्धि, आंतरिक शांति और न्याय व्यवस्था में प्रसार के कारण से प्रशासनिक व्यय में भी जो वृद्धि हुई है उसके परिणाम स्वरूप लोक व्यय में भी वृद्धि लगातार बढ़ रही है। छठी बात, जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि के कारण से क्या हुआ है, सरकार उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हो रही है। राज्य को उच्च स्तर के अनुरूप सेवाओं में विस्तार व प्रसार करना पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति अधिक मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ा है पिछले कुछ वर्षों में।
7वां पॉइंट है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि के संदर्भ में भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण से राजकीय वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग व्यय में अनुमानित अनुपातिक वृद्धि हुई है। साथ ही मूल्य वृद्धि से अनेक कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लगातार बढ़ी है। ठीक है, तो इस कारण से एक प्रकार से क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, सरकारों की जो है लोक व्यय में वृद्धि ज़्यादा हुई है, यानी पब्लिक पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है। 8वां पॉइंट ये है कि आर्थिक स्थायित्व। अवसादकालीन वृत्तिहीनता और निर्धनता को दूर करके आर्थिक स्थायित्व स्थापित करने की दृष्टि से भी लोक व्यय में वृद्धि हुई है। 1930 ईस्वी के महान अवसाद काल की स्थिति को समाप्त करने के लिए जो लोक व्यय में वृद्धि हुई थी वह इसी सत्य का प्रमाण कहा जा सकता है। 9वां पॉइंट ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसार हो रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना के रूप को साकार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसार को प्रोत्साहन मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने में भी सरकार को बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करनी पड़ी है। ठीक है, इस तरीके से लोक व्यय पर बहुत ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। इस कारण से एक प्रकार से टैक्स लेना भी ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, करारोपण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। करारोपण क्यों किया जाता है? करारोपण उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए का प्रयास है जो कि लोक वित्त के लक्ष्य या आदर्श होते हैं, यानी कि लोगों पर जो खर्चा किया जाता है उसी खर्चे को एक प्रकार से इकट्ठा करने के लिए, उसी खर्चे की जो खर्चा होता है वो खर्चा एक प्रकार से जो होता है वो खर्चा एक प्रकार से कहाँ से किया जाएगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने का एक प्रकार से जो कर होता है वही एक प्रयास होता है। कर जो होता है आगम राज्य को आय प्रदान करने के लिए के साथ ही उसकी नीतियों के कार्यान्वयन में योगदान देता है। करारोपण के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। करारोपण कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला उद्देश्य ये है कि आगम प्राप्त करना। आगम प्राप्त करना, करारोपण के माध्यम से राज्य एक बड़ी मात्रा में आगम प्राप्त करता है, पैसा प्राप्त करता है, जिससे वह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है। जैसे जैसे लोक व्यय में वृद्धि होती गई है, राज्य को आय प्राप्त करने की आवश्यकता बढ़ती गई है, वैसे ही करारोपण में भी वृद्धि हुई है और कर ज़्यादा बढ़ा है। इस प्रकार करारोपण का प्रमुख लक्ष्य होता है राज्य को पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होना है, यानी आगम कितना है, आय कितना मिलेगी करों से, उस पर एक प्रकार से जितना ज़्यादा एक प्रकार से व्यय होगा, लोक व्यय होगा, उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से कर भी एक प्रकार से बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उत्पत्ति में वृद्धि तथा सुधार। उपयुक्त करारोपण से उत्पत्ति में वृद्धि तथा सुधार और उत्पत्ति साधनों के आदर्श समायोजन स्थापित करने के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। राज्य पूंजी के सही विनियोग तथा उत्पादन व्यवस्था को अधिकतम कुशलतापूर्वक संचालित करने का लक्ष्य भी करारोपण के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहता है। तो ये दूसरा एक प्रकार से। तीसरी बात यह है कि आर्थिक विषमताओं का अंत। करारोपण के माध्यम से क्या होता है, आर्थिक विषमताओं तथा शक्ति के केंद्रीकरण और एकाधिकार को समाप्त करके समान वितरण व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाता है। करारोपण के द्वारा एक प्रकार से ऐसा किया जाना संभव है। जहां एक और करारोपण का लक्ष्य आय प्राप्त करना है, वहीं उसका लक्ष्य वितरण व्यवस्था को समान करना है, यानी सभी के पास बराबर मात्रा में चीज़ें जाएं। प्रगतिशील करारोपण नीतियों को जो है अपना करके राज्य का लक्ष्य प्राप्त करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा एक प्रकार से जो इसका उपयोग लक्ष्य होता है करारोपण का, या करारोपण इसलिए किया जाता है उपभोग का नियमन करने के लिए। राज्य करारोपण से उपभोग नियमन का लक्ष्य भी प्राप्त करता है। अनावश्यक तथा हानिप्रद वस्तुओं पर अधिक कराभार के माध्यम से राज्य उपभोग का नियमन करता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि एक प्रकार समाज के लिए अच्छी नहीं हैं उन पर कर ज़्यादा लगा दें, और जो समाज के एक प्रकार से दैनिक चीज़ें हैं उन पर कर कम लगा दें। ये ऐसा करके सरकारें जो होती हैं वो एक प्रकार से करारोपण करती हैं। पूर्ण वृत्ति की स्थापना। राज्य करारोपण पूर्ण वृत्ति की स्थापना का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। साधनों के आदर्श समायोजन तथा पूंजी निर्माण के प्रोत्साहन को करारोपण से प्राप्त करके पूर्ण वृत्ति की स्थापना में सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता भी कहीं न कहीं पे एक प्रकार से करारोपण का एक कारण होता है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना भी करारोपण का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। स्फीति और संकुचन, यानी मुद्रा स्फीति मतलब होता है क्या, स्फीति मतलब मुद्रा जब ज़्यादा बढ़ जाए मार्केट में तो स्फीति कहते हैं उसी को। संकुचन कहते हैं जब मुद्रा का मान एक प्रकार से मतलब मुद्रा कम हो जाए मार्केट में, ठीक है। तो इसका सामना करने के लिए करारोपण का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। प्रश्न है भैया, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है। क्या है मुद्रा? एक प्रकार का प्रपत्र है
जो विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। क्या एक्सचेंज करना? जैसे मान लेते हैं आपको कोई पुस्तक खरीदनी है, या मान लेते हैं ये रिमोट आपको खरीदना है। अब ये रिमोट एक प्रकार से क्या है, इस रिमोट को खरीदने के लिए यानी ये रिमोट आपको लेना है, तो आप क्या करेंगे, हमको 100 रुपया देंगे, तो उस 100 रुपये के बदले में मैं आपको ये रिमोट दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, हमने आपने क्या किया, विनिमय किया, यानी कि हमने आपको रिमोट दिया और आपने हमको 100 रुपया दिया, तो इसके बदले में आपने हमको कुछ दिया और हमने आपको कुछ दिया। ऐसे पहले भी विनिमय होता था जब रुपया पैसा नहीं था, यानी कि हमने चावल उगाया और बगल वाले ने हमारे गेहूँ बोया, तो गेहूँ और चावल आपस में बदल लें हम, तो वो भी एक प्रकार से विनिमय हो जाता था। आपको अगर ध्यान ना हो, आप शायद शहरों में अगर रहे हों तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, या गांव में हमको चीनी, पहले हम लोगों को चीनी लानी होती थी, मान लेते चीनी ख़त्म हो गई, अब चाय बनाने के लिए मम्मी बैठी हैं, पैसा घर में नहीं है, तो मम्मी बोलती थी कि भैया गेहूँ थोड़े रखा है, जाओ हिमा से थोड़े 1 किलो गेहूँ निकाल लो, लेके चला जाओ दुकानी पर से चीनी ले आओ। तब 1 किलो गेहूँ 12 रुपये बिकात रहा तब, तो 12 रुपया का गेहूँ लेके जाइए 1 किलो, मतलब जितना 1.5 किलो 2 किलो जितना हुए, तो 12 रुपये जब गेहूँ लेके जाई, तो उस समय चीनी थी लगभग वही 25 या 32 रुपये किलो लगभग होती थी। ठीक है, 25 या 30 रुपये, मतलब 25-25 के आसपास थे, 25-25-26, तो लगभग 2-1 किलो गेहूँ ले जाते थे, तो आधा किलो चीनी और बढ़िया एक आध पैकेट 5 रुपये, या फिर जो बिस्कुट उस्कुट होता था या रस वस, तो उसी में से अब जैसे कि 15 रुपये गेहूँ भवा, तो मम्मी बताते रहें कि 14 रुपये गेहूँ भवा मम्मी, तो 1 रुपया का का करते हैं जुड़ा वाला बिस्कुट या कंपट टाफ़ी आवत रही पहले, 1 रुपये का 8 ठू 4 ठू, तो उस प्रकार की टाफ़ी को लेते थे और आराम से हम लोग जो है 4 भाई हम लोग थे शुरू में, तो एक लोग नहीं आते थे जब दुकान में मम्मी बोलती थी, चारों पाँचों लोग जो होते थे दौड़ते के हो जाते थे, जब जो है चारों भाई आते थे तो एक एक टाफ़ी सबको मिल जाती थी उसी में, और सभी लोग प्लान से आते थे। मम्मी पूछिए तो कितना बतावे है, मम्मी पूछिए तो 14 रुपया बतावे है, ये सब पूरी गणित हम लोग बैठा लेते थे। आज जब वो सब ध्यान आता है बड़ा अच्छा लगता है, और सोचने पर एक प्रकार से थोड़ा सा ठीक भी लगता है। तो मुद्रा एक प्रकार का क्या है, प्रपत्र है, जो विनिमय यानी विनिमय कार्य के साथ साथ क्या करता है, मूल्य संचय भी करता है और मूल्य गणना का भी काम करती है। प्रोफेसर कीन्स बड़े ज़बरदस्त अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि मुद्रा वह है जिसकी देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जा सकता है, जिसके रूप में समान क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास होता है। क्या? क्रय शक्ति का अस्थायी निवास होता है मुद्रा। ठीक है, तो ये मुद्रा के बारे में इन लोगों ने बताया। मुद्रा जैसे आपका रुपया पैसा होता है, वही मुद्रा, जिससे आप एक वस्तु को जो चाहते कि आप चाहते कि हमको भाई समोसा खाना है, हमको छेना खाना है, तो छेना कैसे आप खा पाओगे जब आपके पास मुद्रा होगा। 5 रुपया दियो समोसा खाए लियो। आज तो 15 रुपये एक समोसा मिले लाग, हम समोसा खा बंद कर दिए तब से। मतलब अब कभी कभी मन करता है तो महीने घाड़ में एक आध बार समोसा वोसा खाने को मिल जाता है, कभी बाहर गया तो। बाकी घर में समोसा वोसा मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। पहले मन करता था जब हम लोग पढ़ते थे इंटर वगैरह में, तब इंटर में पढ़ते तो समोसा खाने का बड़ा मन करता था। और तब 3 रुपये का एक समोसा मिलता था, 3 रुपये का एक समोसा, और मटर लगा के समोसा अगर खाओ, मतलब उसमें मटर अगर डाल दो, तब मिलता था 5 रुपये का, 2 रुपये का मटर और 3 रुपये का समोसा। तो अगर 10 रुपया आपके पास अगर वो ज़माना में हुए या 5 रुपया, तो बढ़िया एक मटर लगा समोसा दोपहरी में खाए लियो। अच्छा, हम लोग खाना ले नहीं जाते थे सुबह सुबह, ठीक है, चूँकि खाना हम लोग ले नहीं जाते थे, बड़ा मतलब कभी कभी क्या होता था कि भाई तैयार नहीं रहता था, लेकिन मम्मी हमारी अगर बताओ कि मम्मी खाना ले जाना, तो तैयार कर देती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी खाना वाना हम लोग सुबह ही खा करके निकल जाते थे, क्योंकि 9 बजे क्लास लगती थी, तो फिर उसके बाद में 12:30 या 1 बजे तक इंटरवल होता था। फिर उसके बाद में छुट्टी हो जाती थी 3-4 बजे, 3:30 पर। तो लेकिन जब एक प्रकार से भूख तो लगती थी, लेकिन फिर एक प्रकार से इधर उधर कहीं पर पढ़ने में तेज रहो तो तमाम सारे लोग खिला पिला देते। कभी कभी 2-3 ठो मित्र बन जाते थे, भैया समोसा खाबो हो सुकुल, हाँ हाँ ठीक है लगवाओ, तो मिल जाता था खाने पीने को। चलें हालांकि आगे बढ़ते हैं। तो पूंजीवाद से क्या आप समझते हैं? तो पूंजी तो यानी कि आपको समोसा खाना है तो मुद्रा आपको देना पड़ेगा, वही मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा एक्सचेंज का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। क्लियर? तो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का संचालन बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली में संसाधनों पर नियंत्रण निजी लोगों का होता है जो लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। पूंजीवाद विचारधारा वो होती है जो अमेरिका में इस समय विद्यमान है, यानी उत्पादन के साधनों पर, उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार हो? उत्पादन के साधनों पर जब अधिकार किसी निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जैसे अंबानी का हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं जब एक प्रकार से सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएं, जैसे प्राइवेट बस चले, प्राइवेट स्कूल हो जाए, प्राइवेट सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएं, प्राइवेट कंपनियां हों,
हो, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नाम का कुछ न चीज़ हो, ठीक है, तो वो होता है आपका पूंजीवादी व्यवस्था। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत की, ठीक है। और अगर बात की जाए रूस की, तो रूस की समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हर चीज़ सरकार के अंडर में होती है, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक एक प्रकार से या सभी का एक प्रकार से हक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुद्रामान से आप क्या समझते हैं? मतलब मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है? मॉनेटरी स्टैंडर्ड या मुद्रामान जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो एक ऐसी व्यवस्था होती है ये जिसके अंतर्गत मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन किया जाता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है। साथ ही मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। जी.एन. हाम कहते हैं कि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मुद्रामान का अभिप्राय इस मुख्य पद्धति से होता है जिसके द्वारा प्रभावित अथवा प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा एवं विनिमय की दर जो है नियंत्रित की जाती है। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मुद्रामान के द्वारा क्या होता है? किसी भी देश में उपलब्ध जो मुद्रा होती है उस मुद्रा की क्रय शक्ति और उसकी विनिमय दर जो है उसकी गणना की जाती है, यानी कि उसकी क्रय शक्ति कितनी है, उसका विनिमय दर क्या है। जैसे मान लेते हैं भारत की मुद्रा, भारत का 1 रुपया जो होता है अमेरिका में, अगर मतलब आप पाकिस्तान में जाएं तो भारत का 1 रुपया लगभग 2-2.5 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर अमेरिका का 1 डॉलर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का 1 डॉलर जो होता है किसके बराबर होता है? अमेरिका का 1 डॉलर जो होता है भैया वो एक प्रकार से 83 से 84 रुपये के बराबर होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 83-84 रुपये के बराबर, यानी कि अगर एक अमेरिका का डॉलर आपके पास है 83-84 रुपये हो गए। 1 लाख रुपया अगर 1 लाख डॉलर है तो 83 लाख रुपये आपके पास हो गए, आप सोचो, ठीक है। अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप चल रहा था और या चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है? जो टिकटें बिक रही थी वो $2500 की बिक रही थी। $2500 मतलब समझते हैं ना? $2500 $2500 मतलब हो गया लगभग आपका $2500 में गुणा कर दूँ आपको, अभी देख लेंगे। 2500 गुणे आप ऐसे कर ले 83 से गुणा कर ले या 80 से गुणा कर ले, ठीक है। 8 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ। 8 5 40 के 0 हासिल है 4 8 दूनी 16 और 4 20 लगभग 2 लाख के ऊपर पैसा होगा भाई। 2 लाख के ऊपर चले जाओ आप, 2,10,000 के आसपास पड़ेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के आप सोच 2,10,000, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख की टिकटें थीं। और कौन गया था देखने? भारत वाले ही गए थे। कुछ लोग भारत के वहीं पर रहते हैं ना, और वहाँ पर जो रहते हैं भारत के बहुत अमीर हैं वो। ऐसे यहाँ से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गए हैं, यहाँ से डॉक्टरी पढ़ के गए, प्रतिभा का पलायन हुआ। यहाँ के जो विद्वान आदमी थे, यहाँ के जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, तो मतलब वो लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़े, आगे निकल गए भाई, तो अमेरिका चले गए। आजकल के तो गरीब लोग अमेरिका का बोलते हो, दिल्ली जाए पैसा ना ही रहा तो उनके जेबी में। तो क्या होता है कि भाई अमेरिका में है तो उनके लिए डॉलर वाला माने कुछ नहीं होता, लेकिन अगर यहीं पर वही डॉलर, एक टिकट की कीमत आप सोचो, किसी एक गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी एक प्रकार से वो हो जाती लगभग इतने पैसे में, जितने पैसे में एक मैच देखने के लिए, कि भाई लोग कमा रहे हैं तो भाई लोग उड़ा भी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैच देखने के लिए। तो मुद्रामान वही होता है, क्लियर, कि भाई किस देश का कितना क्या उसका मान है, क्रय शक्ति उसकी कितनी है, वही सब होता है। अगला प्रश्न है पत्र मुद्रामान से आप क्या समझते हैं? पत्र मुद्रामान का एक रूप है जिसमें विनिमय माध्यमों व क्रय शक्ति मापन में कागजी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जैसे आजकल वर्तमान में जो कागज चले, नोट चल रहे हैं, वो एक प्रकार से पत्र मुद्रा ही होती है। पत्र मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा के रूप में कार्य करती है। पत्र मुद्रा देश की प्रमुख मुद्रा होती है जिसमें असीमित विधि ग्राह्य क्षमता होती है। पत्र मुद्रा को प्रबंधित मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि स्वर्णमान की तरह यह स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं रहती है, बल्कि इसका प्रबंधन किया जाता है। मुद्रा के प्रबंधन हेतु एक केंद्रीय संस्थान यानी मुख्य केंद्रीय बैंक होता है, जिसको आरबीआई आप लोग नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। और वो एक प्रकार से क्या करती है? पत्र मुद्रा चलाती है, और जब मन होगा तब ये मुद्रा का एक प्रकार से खत्म कर दी जाएगी। यानी ये एक प्रकार से केवल सांकेतिक मुद्रा है, जब तक चल रही तब तक चल रही है, इसका कोई एक प्रकार से नहीं। तो आप ये सोचे कि पैसा हम धर लेंगे खूब ज़्यादा, तो पैसा रख लेंगे और इस पर टैक्स नहीं देंगे, ये है वो है, तो वो एक प्रकार से आपकी गलत फहमी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रेपो दर क्या होता है? रेपो दर की अगर बात करें, देखिए रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों को समझा दे रहा हूँ। रेपो मतलब होता है, देखिए कॉल मनी बाजार में वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालिक उधार लेते कम समय के लिए। इस प्रकार की उधारी पर भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज जो दर लेता है उसी ब्याज दर को रेपो दर कहते हैं। कुल मिलाकर के ये है, मान लेते हैं आरबीआई है, अब आरबीआई के पास मान लेते हैं, आरबीआई जो होती है वो बैंकों का बैंक कहलाता है। आरबीआई को क्या कहते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक है कौन सा? आरबीआई,
क्यों है बैंकों का बैंक? चूंकि बैंकों को उधार देता है। अब बैंकों को जिस दर पर, यानी मान लेते 2% दर पर एक प्रकार से रिवर्स मतलब कि रेपो दर जो है उसी को बोलते हैं जिस दर पर बैंक रेट जो होता है, रेपो दर का मतलब होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट जो होता है 2% दर पर, यानी कि अगर आप आरबीआई से जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गए, छोटे छोटे बैंक मतलब बहुत बड़े बड़े बैंक, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है, पीएनबी हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, या ऐसे तमाम आईडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के बैंक जो हैं, ये सब बैंक क्या करते हैं, ये सब चूंकि पैसा लेते हैं उधारी पर, किससे? कम समय के लिए, अल्पकालिक उधार लेते हैं। अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए उधार लेते हैं। तो मान लेते हैं इन्होंने 100 रुपया लिया, एसबीआई ने मान लेते 100 रुपया लिया। अब उस 100 रुपये पर 2% यानी 100 रुपया अगर आपने लिया तो प्रति महीने या प्रति साल जो भी हो, एक प्रकार से 2 रुपये आपको बढ़ा करके देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 1 साल के लिए उधार लिया है, ठीक है, तो एक साल में उधार के लिए आप 100 रुपये पर कितना रुपये दोगे? आप 2 रुपया जो है 1 साल में या 1 महीने में, मान लेते हैं 1 महीने में आप 100 रुपये लिए हैं, तो आरबीआई को एक प्रकार से जब अगले महीने पैसा आरबीआई देगा इसको, आरबीआई को मतलब कि एसबीआई आरबीआई को पैसा देगा, तो एक प्रकार से 102 रुपये देगा, यानी कि 2%। तो ये जो दर होती 2% पर आरबीआई या 3% पर जो देता है सभी बैंकों को उधार, तो वो एक प्रकार से उसको बोलते हैं रेपो दर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई के पास ये पैसा नहीं होता है किसी कारणों के वश में, तो इन आरबीआई वाले जो बैंक होते हैं वो छोटे बैंकों से, यानी कि एसबीआई से, पंजाब नेशनल बैंक से, या एक प्रकार से इलाहाबाद से, आईडीएफसी से, आईसीआईसी बैंक से, इन सभी से क्या करते हैं? उधार लेते हैं। तो उसको बोलते हैं रिवर्स, यानी उल्टा। यानी जब उल्टा एक प्रकार से ये होता है तो इसको रिवर्स रेपो मतलब रिवर्स रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो रेपो रेट एक प्रकार से जब जो है आरबीआई एसबीआई को देता है और तब उसको बोलते हैं रेपो दर। लेकिन अब एसबीआई जो है वो जिस मूल्य पर पैसा देता है जो है आरबीआई को, एसबीआई दे अगर, तो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो किसी देश के उत्पत्ति के साधनों के द्वारा किसी एक निश्चित समय में, यानी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 6 महीने में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को जोड़ लो तो वही राष्ट्रीय आय हो जाती है। यानी कि 1 साल में आपके द्वारा एक प्रकार से निश्चित समय अवधि में, 1 साल में मान लेते हैं, एक निश्चित समय अवधि क्या हो गई, 1 साल में कोई देश है, मान लेते हैं भारत है, तो भारत में 1 साल में क्या हो जाए, अंतिम रूप से उत्पादित मतलब कि आपने कितनी वस्तुएं बनाई हैं और कितनी सेवाएं, यानी उत्पादित वस्तुएं मान लेते हैं आपके पास 50 रुपये की आपने करी, सेवाओं का काम आपने 50 रुपये करा, वही मूल्य, ठीक है, मूल्य क्या होगा, 50 रुपया, यही मूल्य हो गया। इन दोनों को जोड़ ले, 100 रुपये का काम आपका हो गया है। यानी कि सब उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं 100 रुपये का काम आप दोनों का मिला करके आपने किया, इसी को जोड़ लो, 100 रुपये आपका क्या हो गया, यही 1 साल में एक प्रकार से 100 रुपये का काम हो रहा है, 100 रुपये की वस्तुएं उत्पादित हो रही, 100 रुपये की सेवाएं दी जा रही हैं, तो हो जाएगा आपका क्या, वही हो जाएगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है। ध्यान रखें, परिभाषा याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तो कहा जाता है, अच्छा भारत की अगर बात करें तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर के अगले कैलेंडर के 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो अवधि होती है वो वित्तीय वर्ष माना जाता है। और इसी वित्तीय यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितना कमाई हुई है भारत में, कितना पैसा आया है, वो सब एक प्रकार से, कितनी सेवाएं, कितनी उत्पादित वस्तुएं, कितना एक प्रकार से प्रोडक्शन हुआ है, वो सभी को मिला लेते हैं और इस अवधि के लिए ही राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किया जाता है इतने अवधि में, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न अगला है, करापात और कराघात क्या होता है, इसके बारे में बताएं। करापात और कराघात में अंतर होता है। करापात को करभार कहते हैं, ठीक है, करापात और कराघात में कई अंतर होता है। पहला अंतर ये कि कराघात कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है, जबकि करापात जो होता है वो कर के अंतिम भार को प्रकट करता है। दूसरी बात, कराघात के बाद कर विवर्तन की संभावना रहती है, किंतु करापात के बाद कर विवर्तन की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तीसरा अंतर ये है कि कराघात का अनुभव तो कर देते हैं, यानी कराघात का अनुभव तो कर देते ही हो, मतलब कि देते ही हो जाता है। जैसे कर आप देते तो कराघात का अनुभव आपको तुरंत हो जाएगा कि भाई हमने कर दिया, टैक्स दिया, किंतु करापात का अनुभव तब होता है जबकि कर अंतिम रूप से चुक जाए, यानी अंतिम रूप से कर चुक जाता है तब करापात का अनुभव होता है, ठीक है। चौथी बात, कराघात संबंधी व्यक्ति का नाम सरकार की करदाताओं की सूची में होता है, यानी जो कराघात व्यक्ति देते हैं वो एक प्रकार से सरकार जानती है कि भाई अक्षय कुमार ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया, ये सब, ठीक है, किंतु करापात संबंधी व्यक्ति का नाम सूची में होना अनिवार्य नहीं होता है, ये एक प्रकार से वैसे भी हो सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रगतिशील कर से क्या आशय है। तो जब कर की दर आय की वृद्धि के अनुसार बढ़ती जाती है और आय की कमी के अनुसार घटती जाती है, इस प्रकार जब अधिक आय
अधिक कर की दर के सिद्धांत को अपनाया जाता है तो उन करों को प्रगतिशील कर कहते हैं। यानी कि जब ज़्यादा आय है तो ज़्यादा कर, कम आय है तो कम कर, ये जब होगा तो उसी को प्रगतिशील कम कर कहेंगे। यानी ऐसा कर जो कि प्रकार से आय के अकॉर्डिंग चलता है। अतः इसकी परिभाषा इस प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है कि कर देने वाले की आर्थिक स्थिति अथवा धन वृद्धि होने के साथ साथ जब कर की दर में भी वृद्धि होती है तो उसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि उसके आय में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है उस पर टैक्स वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो राज्य को कर देता है। जिस व्यक्ति से कर वसूला जाता है उसी पर कर चुकाने का अंतिम भार होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति पर इस भार को नहीं टाल सकता। जबकि अप्रत्यक्ष कर जो होता है अपना कर जनता पर ठोंक देता है और जनता को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर चुकाना पड़ता है। आप एक पुस्तक भी खरीदते तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। एक पेन खरीदते तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने डिजिटल बोर्ड अगर आप लाओगे, डिजिटल बोर्ड भी मैंने लाया है तो उस पर जो इसका दाम है वो अलग होगा, इस पर जो टैक्स लगा उसको भी मुझको ही देना पड़ा है। यानी उसका टैक्स उसी में जोड़ करके बता देंगे आपको, लेकिन जब आपका वो बिल बनेगा तो उस पर कितना आपने जीएसटी भरा है, कितना क्या भरा, सब कुछ वो लिख करके मिलेगा। ठीक है। यानी वो देना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, करापात को परिभाषित करें। फिंडले सिराज कहते हैं कि करापात कर विवर्तन का अंतिम परिणाम होता है और यह कर प्रत्यक्ष मौद्रिक भार होता है। ठीक है। ये होता है आपका करापात। करापात और कराघात में वैसे मैंने आपको अंतर बता दिया। आगे देखेंगे ये अगला जो प्रश्न है ये आपका, ये किसकी परिभाषा? कर की परिभाषा। कर किसे कहते हैं? प्रश्न आप लिख लें भैया, कर किसे कहते हैं? ठीक है। कर किसे कहते हैं, कर की परिभाषा दीजिए। ठीक है। तो कर की परिभाषा आपको यहाँ पर देना है। देखें, पहले विद्वान है फिंडले सिराज, इन्होंने कहा कि कर जो होता है लोक सत्ताओं द्वारा वसूल किया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान है जो सार्वजनिक हित के सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा जिसका किसी विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। ये दूसरी परिभाषा है टेलर के अनुसार। टेलर कहते हैं कि वे अनिवार्य भुगतान जो करदाता यानी कर देने वाले द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा किए सरकार को किया जाता है। यानी कि कर देने से कोई लाभ थोड़ी ना होता है कि कोई लाभ की आशा करके आप कर देते हैं। भाई वो सरकार जो मन होगा करेगी पैसे का, सरकार आपके सुरक्षा पर लगाएगी, शिक्षा पर लगाएगी और चीज़ों पर लगाएगी। अब ये आप सोच कर थोड़ी ना हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा जो है ये कर होना चाहिए हमारे बच्चे के लिए, ऐसा नहीं होता है। सरकार को आप देंगे और कोई मतलब इच्छा नहीं रखेंगे भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है। वो कर होता है। प्रोफेसर जो है ब्यूहलर कहते हैं कर जो होता है एक अनिवार्य अंशदान होता है, यद्यपि इसका इच्छापूर्वक भुगतान भी किया जा सकता है परंतु यह कानूनी अपराधों का दंड नहीं है। यानी एक प्रकार से अगर कर आप नहीं देते हो तो आपको एक प्रकार से दंड मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजकोषीय नीति से क्या आशय है? राजकोषीय नीति से क्या आशय है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण की उन क्रियाओं का विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। राजकोषीय नीति की परिभाषा आप कई प्रकार से दे सकते हैं। आर्थर स्मिथीज कहते हैं कि राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें सरकार जो होती है अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए करती है। वो होता है क्या? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति मतलब कि राजकोष को कैसे मैनेजमेंट करा जाए, संचित निधि को कैसे एक प्रकार से ठीक ठाक किया जाए, टैक्स वगैरह के नियम कैसे बनाया जाए, वो सब इसमें शामिल होता है। जॉनसन कहते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं की क्रियाओं के स्तर एवं स्वरूप में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शासकीय व्यय एवं कराधान में जो परिवर्तन लाए जाते हैं उन्हें ही राजकोषीय नीति में शामिल किया था। तो बेसिकली राजकोषीय नीति यही होती है जो कि टैक्स वगैरह को लेकर के कानून बनाती है ताकि राजकोष के लिए फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आंतरिक ऋण से व बाह्य ऋण में क्या अंतर होता है? तो राज्य देश के भीतर से जो ऋण लेता है उसे आंतरिक ऋण कहते हैं और जो ऋण विदेशियों से प्राप्त करता है उसको एक प्रकार से जो है उन्हें विदेशी या बाह्य ऋण कहते हैं। साधारणतया कोई देश राज्य के भीतर से ऋण प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु जब वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होता है, राज्य में उसको पैसा नहीं मिलता है तो विदेशी सरकार और पूंजीपतियों से उधार लेता है। आंतरिक ऋण उधार लेने वाले देश की मुद्रा में ही अपनी सीमा के अंतर्गत प्राप्त होता है किंतु बाह्य ऋण जो होता है विदेशी मुद्रा में बाहर रहने वाले व्यक्तियों अथवा विदेशी सरकारों से प्राप्त होता है। आंतरिक ऋण इच्छित तथा अनिच्छित दोनों हो सकता है किंतु जो बाह्य ऋण होता है केवल इच्छित ही होता है, अनिच्छित नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक और निजी वस्तु से क्या तात्पर्य है? फटाफट से आप बताएंगे।
सार्वजनिक और निजी वस्तु क्या है भाई? देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं की अगर बात की जाए तो ऐसी वस्तुएं जो सभी व्यक्तियों के बिना किसी भेदभाव तथा पक्षपात के निःशुल्क, बहुत ही या बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध होती रहे, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि आप अगर प्राइवेट बस में या फिर प्राइवेट, जैसे जो प्राइवेट संस्था या प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में आपको पैसे दे करके पढ़ने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है अगर कोई व्यक्ति बनाता तो वो लाभ कमाने के लिए ही बनाता है, ठीक है, पूंजीपति, कि भाई पैसा व्यक्ति पढ़ेंगे पैसा देंगे। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या होता है कि सभी लोग उसमें पढ़ते हैं और पैसा नहीं भी देते हैं, और या फिर बहुत कम पैसा दे करके पढ़ते हैं। तो क्या होता है, वो एक प्रकार से सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। प्राइवेट वस्तुएं वो होती हैं, निजी वस्तुएं जो होती हैं प्राइवेट वस्तुएं होती हैं। निजी वस्तुएं या प्राइवेट वस्तुएं का मतलब ये होता है कि वो क्या करेंगी, वो एक प्रकार से लाभ कमाने की इच्छा के लिए आती हैं। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की होती, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की होती हैं। जबकि अगर बात की सार्वजनिक वस्तुएं तो संपूर्ण समाज की होती, सरकार के द्वारा वो संचालित करी जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सार्वजनिक वस्तुओं में अगर बात की तो कई सारी वस्तुएं आती हैं, जैसे कि रेडियो यानी आकाशवाणी जो है सार्वजनिक है, सरकारी है। दूरदर्शन सरकारी है, पुल वगैरह सरकारी है, सड़कें ये सब सरकारी, इस पर सभी व्यक्ति का समान अधिकार होता है। जबकि अगर बात करें हम और दूसरे की, जैसे निजी वस्तुओं की, यानी कि प्राइवेट जो वस्तु होती है, ऐसी वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं जो विभाज्य होती हैं, अर्थात जिनके उपयोग से समाज के कुछ व्यक्तियों को वंचित किया जाता है, यानी कि केवल समाज के कुछ व्यक्तियों के लिए ही वो बनाई गई हैं, या फिर एक प्रकार से किसी पूंजीपति ने एक प्रकार से उसको बनाया है, और वो पूंजीपति जिसको चाहेगा उसको उसका लाभ देगा, जिसको चाहेगा उसको उसका लाभ नहीं देगा। ये होती है एक प्रकार से पूंजी, मतलब कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं में एक प्रकार से कई वस्तुएं शामिल होती हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं में ऐसे मान लेते हैं कि जो है कोई सरकार है या कोई व्यक्ति है, उसने क्या बनाया, उसने मान लेते हैं प्राइवेट बस बनाया, प्राइवेट जैसे कार तमाम प्रकार की हैं, तो उनमें अगर आपको बैठना तो भाई पैसे देने पड़ेंगे। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, ठीक है, तो वो प्राइवेट स्कूल जो है वो आपका वो सार्वजनिक वस्तु नहीं है, वो प्राइवेट यानी निजी वस्तु है, ठीक है। ऐसे निजी वस्तुएं बहुत सारी हैं और प्राइवेट मतलब कि सरकारी वस्तुएं भी बहुत सारी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज के वीडियो के माध्यम से मुद्रा, बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस के बारे में, यानी कि लोक वित्त के बारे में विस्तार से जाना, और मैंने आपको जहां तक हो सका समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो को एक बार और देख लेंगे, इसीलिए मैंने पहले करवा दिया ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझें और जानें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से आईडी बनी हुई, तो आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको करिकुलर मास्टर चैनल को और BA करियर कोच सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।